हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। आज हम देने वाले हैं एपिसोड 177 के जवाब। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आओ बहन बातें करें। फर्स्ट क्वेश्चन ही इसमें बहुत ही लंबा है और शराबी हस्बैंड से रिलेटेड था, तो मैंने उनका रिटर्न में जवाब दे दिया है जो उन्हें देना था। आई होप कि वो पढ़ लेंगी। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। दी मैंने आपको अपनी जेठानी के बताया था कि वो 12 बहनें हैं। अब मेरी फर्स्ट ईदी आई थी, सबके कपड़े थे, राशन, फ्रूट्स, मिठाई सब थी, ज्वेलरी गोल्ड भी दिया मेरे फादर ने। बट जेठानी अपने हस्बैंड के कपड़ों को बेकार बताकर रोने लगी। अगले दिन सास नंदे उसकी साइड लेकर मेरे से बोलने लगी कि अच्छा नहीं दिया मेरे पापा ने। मेरे पापा अकेले रहते हैं, मदर की 11 साल पहले डेथ हो गई। भाई की गवर्नमेंट जॉब है, वो बाहर है। सामान कपड़े सब मैं ही लाई थी पापा के साथ। अब बुराई निकाल दी। मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, इतना करके भी कोई खुश नहीं हो रहा। मैं कैसे सरवाइव करूं इन लोगों के साथ। मुझे 2 मंथ शादी को हुए, अभी से बेबी के लिए फोर्स कर रहे हैं। मैं क्या करूं ऐसे में। देखो, जो उनको करना है वो उनका अपना स्टैंड है। उनका परिवार जैसे चलता आ रहा है आपके आने से पहले, वो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप भी उन्हीं के अकॉर्डिंग ढल जाओ। लेकिन आपको ढलना है या नहीं ढलना, ही परफेक्टली आपकी चॉइस है। आप पढ़ी लिखी और उनके हिसाब से थोड़ी सी अलग जोन की हो, अलग लेवल है आपका, मैके के हिसाब से भी यहाँ भी। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे वो चाह रहे हैं आप वैसा ही करो। अगर आपको लगता है जितना कर सकते हो उतना कर दो, बाकी वो खुश होंगे, ये उम्मीद तो देखो कहीं भी नहीं रखनी चाहिए। बावले लोगों से तो छोड़ो, समझदार लोगों से भी नहीं रखनी चाहिए कि कोई हमसे खुश होगा। अपना जो आप बेस्ट दे सकते हो वो कर दो। किसी को समझ आ गया बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने अपना बेस्ट ऑलरेडी कर दिया। उनको अच्छा नहीं लगा, हम उसके लिए कुछ और चेंज नहीं कर सकते ना। तो ठीक है, अब अगली बार से ये है, ऐसे लोगों का हमेशा ये होता है और इनका नहीं है, ये सबका है। आप गिफ्ट दोगे ना, आप कुछ भी अच्छे से अच्छा सोच के दे दो, लेकिन सामने वाले का रिएक्शन कई बार नेगेटिव ही आता है। तो इसीलिए मैं तो गिफ्ट देने की बजाय पैसे देना प्रेफर करती हूँ कि भैया पैसे दे दो, जो तुम्हारी गुंजाइश है। आदमी अपने आप जाए, ले आए, नहीं लेने पैसे रख ले, वो हो गया। अब एक बार का त्योहार था, देने वाले ने दे दिया, बनाने वाले ने मुंह बना लिया। दैट्स इट। कौन सा हर साल आना है। तो इस चीज़ से अब निकल जाओ बाहर। नेक्स्ट। हेलो सुनीता जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू। वैसे तो हमेशा आपकी वीडियो से हेल्प लेती हूँ, बट आज क्वेश्चन है। मैं सिंगल मदर हूँ, 2 साल हो जाएंगे हस्बैंड को मई में। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया। WFH से पर्सनैलिटी पर, रेपुटेशन पर बहुत फ़र्क पड़ा। जैसे सास हेल्प करती है, बच्चे भी वैल्यू करते हैं। मेरे क्वेश्चन है कि बेटी 7th में आएगी, ट्यूशन लगाया है बट लर्निंग नहीं करती, राइटिंग भी ख़राब है और मार्क्स कम आते हैं। तो स्टडी की तरफ कैसे रुख करूँ इसका, और दोनों को कैसे अटैच रखूँ, बिकॉज इन्हें अच्छा रखना ही परवरिश का को दर्शाएगा, और कुछ है भी नहीं, बच्चे अच्छे तो सब अच्छा। बिल्कुल ठीक है ये। दूसरी चीज़ देखो, जो पढ़ाई का है ना, हर बच्चा टॉपर नहीं होता। कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे बिलो एवरेज भी होते हैं। तो जस्ट हमें अपने बच्चे को लेके समझ जाना है, और कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस अपने अंदर लानी पड़ेगी कि हमारा बच्चा किस कैटेगरी का है। पहली चीज़, आगे के थोड़ा मतलब प्रोग्रेस करने के लिए हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। बच्चा भी कोशिश कर सकता है। जो बिलो एवरेज बच्चे हैं, कई बार वो IAS PCS भी बन जाते हैं जिस दिन उनका मन लगता है कि मुझे इसी फील्ड में कुछ करना है। लेकिन बीइंग अ पेरेंट हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, है ना। उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन मोटिवेट होने की बजाय अगर वो इरिटेट होने लगे तो होगा क्या कि माँ बाप का और बीच का जो बच्चों का रिश्ता होता है वो और ख़राब हो जाएगा, पढ़ाई अच्छी हो या ना हो। दूसरी चीज़, उनके साथ हम रिश्ता कैसे मेंटेन रखें। देखो, ये गलती ना मैं भी कर रही थी एक टाइम के बाद, कि जब भी मेरी बात हो रही है मेरे बच्चों से, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही हो रही है, मैं और बाकी कामों में लगी हुई हूँ। जो मेरा और उनका टाइम हो वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, तो कोई और मुद्दा ही नहीं है बात करने का। अभी क्या है, पढ़ाई के लिए ट्यूशन हो गया उनका, ठीक है। बस मैं हल्का मल्का देख लेती हूँ, कई बार पूछ लेती हूँ कि हो गया नहीं हो गया, एंड दैट्स इट। बहुत ज़्यादा नहीं घुसती उस चीज़ में, है ना। ट्यूशन में बात कर लेती हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाकी उनके और चीज़ों के बारे में अगर मेरे पास आधा घंटा भी है तो मैं और मुद्दों पे बात करूँगी, तो उन्हें, बच्चों को ये ना लगे कि हमारी माँ सिर्फ पढ़ाई के पीछे पड़ी है और कुछ है ही नहीं। मतलब आपके पास बात करने के लिए टॉपिक्स होने चाहिए, तो आपका और आपके बच्चों का जो बॉन्ड है वो ऑटोमेटिकली सही रहेगा। और जब वो आपके साथ जुड़े रहेंगे किसी भी रूप में सही से, तो फिर वो, अगर आप सही चल रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो ऑटोमेटिकली देख के वो भी सही ही चलते हैं। बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, बच्चे देख के सीखते हैं। तो जो हम कर रहे हैं बहुत
मतलब मान्यता यही है कि ज़्यादातर बच्चे उसी को कॉपी करते हैं, ना चाहते हुए भी वो चीज़ आ जाती है माँ बापों की उनमें। तो बस आपको अपना व्यवहार देख के रखना है, बच्चों के साथ थोड़ी सी बातचीत का एक मौका रखना है कि भैया किसी टॉपिक पे हम बात कर पा रहे हो, ऐसे टॉपिक्स हों। और पढ़ाई का ये है कि कोशिश कर लो, बाकी रिजिड मत बनो कि इतने % लाने ही है, या नहीं ला रहा तो क्यों नहीं ला रहा, है ना। नॉर्मल रहे तो मुझे लगता है यार भगवान ने सब सोचा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा लकड़ी लेने की ज़रूरत होती नहीं है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे बच्चे, मुझे तो ऐसे ही भरोसा सा रहता है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट एक सवाल मेरी दोस्त की तरफ से, अभी अभी वो न्यू मॉम बनी है, उसके हस्बैंड के साथ उसका रिश्ता टूट रहा है, जैसे उसको फील हो रहा है, वो अब इरिटेट फील करती है, उसके इमोशंस अलग ही भाग रहे हैं, उसको लगता है सामने वाला समझ नहीं रहा उसको। लिव लाइफ इजी पे ना एक चैनल पे वो वीडियो है न्यू मॉम्स के बच्चों के साथ खुद को मत भूल जाना, इस तरीके से करके उसका टाइटल है। लगभग 3 साल पहले के भी रिसेंटली कमेंट आया था, किसी ने उसको ऐसे ही रैंडमली उसके पेज पे वो आई, वो मेरे चैनल की व्यूवर थी और उसको देख के वो सॉर्टेड हो गई, वो भी न्यू मॉम थी। ठीक है, तो वो आप भी ढूंढना, 3 साल पहले वाली वीडियो ही जाके देखना, उसका टाइटल से पता लग जाएगा। वो उसको एक तो शेयर कर दो पहली चीज़, और दूसरी उसको सीधे अगर आप फ़ोन पर बात करो कि वीडियो ढूंढने का टाइम ना मिल रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसमें आप ये कह सकते हो कि भैया ये पोस्टमार्टम एक चीज़ होती है ना। हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई, हमारी शरीर बदल गया, हमारी दिनचर्या बदल गई, सोशल स्टेटस बदल गया, हम मिसेस से मॉमी बन गए, हम बहुत कुछ चेंज से गुजर रहे होते हैं, तो हम ना हर चीज़ पर ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे। तो थोड़ा सा इस टाइम पे अपनी इस स्थिति को एक्सेप्टेंस आने की ज़रूरत है उसके मन में कि हाँ ये चेंज हो रहा है, मैं भी थोड़ा अलग बिहेव कर रही हूँ। तो वो ज़्यादा सेंसिटिव इस टाइम पे हो रही है, नॉर्मल रहने की कोशिश करे, मतलब वो समझ जाए कि मैं नॉर्मल नहीं इस टाइम बिहेव कर रही ना, इतना ही काफ़ी है, वो हो जाएगी फिर ठीक, डील कर लेगी उस चीज़ से। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरी शादी में ससुराल ने कुछ नहीं चढ़ाया, उनके रिश्तेदार चोरी ना कर लें, उसके बाद भी कुछ नहीं दिया, ना हस्बैंड ने भी कुछ दिलवाया कभी भी। फिर मैंने पैसे जोड़े, हस्बैंड से बोला कि लेने चलो क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत दूर है और न्यू सिटी है। हस्बैंड ने बोला जब सस्ता होगा तब लेंगे। 70,000 से 1 लाख हुआ, फिर 38 और अब 173 हो गया। अब हंसते हैं, मेरी पूरी सेविंग खराब कर दी, सैडिस्ट, ग्रीडी और घुन्ने लोग हैं ये। देखो मैं समझ सकती हूँ आपका इतना मन था लेकिन नहीं हुआ, और सोने में एकदम से ये आग लगी है, ठीक है। बट जिस तरीके से लग रही है ये, तो आप भी इतने सालों की टेंडेंसी देख रहे होंगे कि सोना जब बढ़ जाता है वो वापस पुराने लेवल पे तो कभी आता नहीं, 1-2 हज़ार इधर उधर होता रहेगा। लेकिन अगर अब वो 1.25 लाख पे पहुंच गया, 173, मुझे तो खैर अपडेट नहीं है, ये पता था कि हाँ 1 लाख से ऊपर चला गया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर ये हुआ है और आपका मन है, आपके पास अभी जितने पैसे हैं जाके ले लो, क्योंकि ये आगे और महंगा ही होएगा, सस्ता नहीं होएगा। लेना ऐसी चीज़ जो पहन सको, ताकि आपको मन के सुखी मिले, मतलब कि हाँ भाई मैंने पहन लिया, है ना। तो जाके ले आओ, दूर है जो कुछ भी है, हम अंतरिक्ष में नहीं रह रहे, निकलोगी पहुंच जाओगी। नहीं तो पहली बार सोना लेने मत जाओ, बस घूम के आओ उस मार्केट तक जहाँ तक सोना मिलता है, जहाँ पे है ना अपना जो जो आपका सर्राफा बाजार है। 1 बार 2 बार आप ऐसे ही चक्कर मार के आओ, उस मार्केट में घूम के आओ, आपको थोड़ा रास्ते की पड़ जाएगी आदत, उसके बाद जाके ले आना, ऐसे कर लो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैंने पहले भी आपको कमेंट किया, मेरे मकान अच्छी लोकेशन पर है तो हमने लोन लेकर दुकान बना ली। मकान बहुत लंबा है, उसी में ही सिलाई भी करती हूँ, सिलाई अच्छी आती है मुझे, लेकिन पशु भी हैं, उनका भी काम करना पड़ता है, और मकान से दुकान और दुकान से मकान तक आने जाने में पूरा टाइम ख़त्म हो जाता है। पति का भी पर्सनल दुकान है, वह भी ज़्यादा हेल्प नहीं करवा पाते, दुकान में भी ज़्यादा अर्निंग नहीं है, और सिलाई भी अच्छी तरह नहीं हो पाती। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुकान हटाओ तो लोन के पैसे कैसे बनानी, पति की वैसे बहुत करते हैं, बच्चों की पढ़ाई, घर का पूरा खर्चा, 2 बच्चे भी, एक स्कूल भेजती हूँ, एक छोटा है 2 साल का, उसे भी संभालना होता है। कुल मिलाकर किराने की दुकान भी ढंग से नहीं हो पा रही और सिलाई भी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। मेरा हाथ साफ है, इस वजह से सिलाई भी आती है, घर में दोनों में फंस गई हूँ, और दोनों तीनों हम कुछ भी नहीं हो पाते। तो नगर का, दुकान का, नशीला का, मैं क्या करूँ। ये एंड में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मुद्दा ये है कि 2-3 काम है, चल सारे रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि पूरी तरीके से कुछ नहीं हो पा रहा। एक तो आप इनका टाइम फिक्स कर लो, ठीक है, जो आने जाने में टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर कोई व्हीकल चला सको तो, या फिर अवेलेबल हो तो वो आप कर सकते हो उस टाइम को कट करने के लिए। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जैसे एक टेलर था,
उसका क्या था कि दुकान पे बैठ के उसके पास सिलाई बहुत आती थी, लेकिन वो दुकान उतनी देर के लिए खोलता था जितनी देर के लिए उसको ऑर्डर लेने होते थे। ग्राहकों को वही टाइम उसने बता रखा था, लोग आते थे, कपड़े देते थे, नाप लेते थे, देते थे अपनी नाप, और उसके बाद चले जाते थे। सिलाई वो करता था घर पे। तो आप वो तरीका भी अपना सकते हो कि एक फिक्स 1 या 2 घंटे आप रखो दुकान का टाइम, कि इस टाइम पे जब लेडीज़ आ सकती हो, आपके ग्राहक जिस टाइम पे भी आ सकते हो, कि उस टाइम पे मैं रहूँगी, लोग नाप दे के कपड़े दे के चले जाएंगे। मशीन रखो अपनी घर पे भी, 2 रख लो, और अपना घर पे बैठ के सिलो। तो दुकान के साथ साथ उसका काम अगर हो पाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो आपका जो आने जाने का क्लैश है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आप घर में ये है कि रात को भी कर सकते हो जब आपको मौका लगे। ऐसे करके देख लो, क्या पता कुछ हल निकल जाए। नेक्स्ट, मैम मैं 5 महीने से प्रेगनेंसी एक बच्चे हैं 3 साल का, लेकिन इस प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया, सासू माँ ने फिर भी फुल घर का काम करवाया, और मेरी नंद बोली एक बच्चा तो संभल नहीं रहा, दूसरा पैदा कर रही है। मैम 5वें महीने में मेरा मिसकैरेज हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे नंद की ये सोच का पता चला तो बहुत दुख हुआ। उनका मैं कभी बुरा नहीं सोचती, फिर भी मेरे लिए इतना जहर क्यों। पूरी डिलीवरी हुई मेरी, सासू माँ ने 8 दिन तक तो केयर की, फिर मेरी ननद ने कॉल पर बोला कि मेरी सास ने तो मेरी कुछ केयर नहीं की, तो 8 दिन बाद मुझसे घर का काम करवा रही हैं, बहुत दिमाग खराब रहता है। 2 बच्चे चाहती थी पर डर लग रहा है काम करने में, और दुखी भी हूँ कि लोग मेरे दुख से कितने खुश हैं। वो अपनी है, मेरे बेबी के मरने से किसी को कोई दुख नहीं, बस मैं ही दुखी हो रही हूँ। काश मेरे काम से मेरा बेबी नहीं रहा। देखो मुझे ये नहीं समझ में आता, हम रह रहे हैं, हमारी प्रेगनेंसी चल रही है, हमारे शरीर में दूसरी जान पल रही है, और हमारी जान की आफत है। 5 महीने की जो आपने वो मिसकैरेज झेला है ना, मौत के मुंह से निकल के आ पा रही हो, उसके बाद उठ गए, ठीक है, मान लिया बच गए, ठीक, या फिर गए ही क्यों इस कंडीशन में, क्योंकि आपकी क्रूशल स्टेज है। डॉक्टर कह रहा है बेड रेस्ट करो, सास कह रही काम करो, तो आप किसकी सुनोगे। अगर मैं इस जगह पे हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मुझे खाना नहीं देंगे यार, मैं धीरे अपना थोड़ा बहुत कुछ बना बनू के खा लूँगी, जो बेड रेस्ट के अकॉर्डिंग में ही इतनी मेहनत में बन जाए, है ना। लेकिन अगर मेरे को डॉक्टर ने किसी परेशानी में बोला है कि भाई बेड रेस्ट करो, तो दूसरा आदमी कह रहा है, वो दूसरा आदमी कोई भी हो, पति हो, सास हो, ससुर हो, कि तू काम कर, भी क्यों करूँगी मैं काम। अब हो गई ना उल्टी चीज़ें, आपके शरीर भी खराब हुआ, बच्चे की जान गई, है ना। अब आपके मन की इच्छा भी रह गई दूसरा बच्चा करने की। अरे फिर वो ये कि जो 8 दिन बाद हम वो काम करवा रही हैं, कैसे करवा लेगी, हाथ पकड़ के करवा लेगी, आपको किचन में खड़ा कर देगी, ले भी जाएगी किचन में खड़ा करके, नहीं करती मैं खाना, नहीं बनाती। भैया हमारी जिंदगी, हमारा बच्चा, हमारा शरीर पूरा नाश हो रहा है इनके हुक्म बजाने को। तो 1 साल बाद जब 9 महीने बाद प्रेगनेंसी के बाद बच्चा हो जाएगा, आप दोबारा खड़ी हो जाओगी, सारी जिंदगी हुक्म बजाना है इनका, तो मुंह बनना होगा तब भी बनेगा। तो पहले ये तो देख लो कि जो जरूरी चीज है पहले उसको मैं करूं। इनका कहना सुनना इतना जरूरी है तो फिर ये है कि फिर प्रेगनेंसी प्लान ही ना करनी चाहिए, फिर तो ये रहे कि भाई आप आज्ञा दो तो हम प्रेगनेंसी प्लान करें। ये गलत है। हम अपने आप को हल्के में लेते हैं, उसका खामियाजा कितना जबरदस्त भुगतना पड़ता है हम ही क्यों। उसके बाद भी मुंह सीधे नहीं है अगलों के, तो किस लिए कर रहे हो, फिर इतने कष्ट क्यों झेल रहे हो। मुंह उनके कभी सीधे नहीं हो रहे, तो एटलीस्ट अपने शरीर का तो सोचते पहले। करवा रहे हैं काम, कैसे करवा लेगा कोई जब तक हम करेंगे नहीं। हमें पकड़ पकड़ के करवाएगा, बर्तन धुलवाएगा, हमसे पकड़ के खाना बनवाएगा, नहीं बना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि हम बना के खा लेंगे, तुझे नहीं दे रहे मत दो, वो हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा उस टाइम पे वो रहना चाहिए कि अगर डॉक्टर मना कर रहा है तो कुछ सोच के ही कर रहा होगा भैया, सुननी चाहिए डॉक्टर की। नेक्स्ट, आपने दूसरे चैनल पर मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ा जबकि उसके बाद आज कमेंट का जवाब दिया है। ऐसे तो बहुत बुरा लगता है, मैं बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, पहले मुझे कमेंट नहीं करना आता था। बहन देखो मेरे यहाँ पर सभी अपने हैं, कोई पुराना सब्सक्राइबर है वो भी मुझे उतना ही प्यारा है, कोई नया आया है वो भी मुझे उतना ही प्यारा है, क्योंकि मैं यहाँ पे याद नहीं रख पा रही, और ना मैं किसी का नाम पढ़ के पर्पजली कमेंट पढ़ रही हूँ या छोड़ रही हूँ। मैं लाइन से पढ़ रही हूँ, किसी की बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक या फिर 4 पन्नों का होता है तो मैं छोड़ देती हूँ। और छोड़ने की बात भी मैंने बताई भी है कि मैं रात को 12 साढ़े 12 तक बैठ के वीडियो शूट करती हूँ। अगर तब तक भी कोई कमेंट 1 घंटे पहले का भी होता है तो वो इंक्लूड हो जाता है, लेकिन शूट के बाद अगर आया है तो वो छूट जाता है, ये बात होती है। तो मैं किसी के भी लिए भी ऐसी नहीं है कि कुछ स्पेशल है या किसी से मुझे स्पेशल ग्रज है, तो ये चीज़ तो आप समझो, है ना।
नेक्स्ट, मैम सास ससुर का बहुत मन से करती हूँ पर उन्होंने मेरा किया हुआ कभी नहीं दिखता, टोंट मारना नहीं छोड़ते, वर्किंग हूँ, घर का काम, मकान बनवाने का काम, मनी मैनेजमेंट, दोनों बच्चे, स्कूल, ट्यूशन सब अकेले करती हूँ, फिर भी हम साथ साथ हैं वाली फैमिली नहीं बन पा रही। मैं उस सोच को मानती हूँ कि ठीक है यार, माँ पिता हैं, ये किसके पास जाएंगे, 2 जेठानी हैं, उनको ठीक से रखती नहीं, क्या करूँ। भैया ऐसा है, आप कितना भी कर लो, है ना, लेकिन काम करने के बाद आप ये उम्मीद मत रखो कि सास ससुर आपसे खुश होंगे, आपके गुण गाएंगे। या सास ससुर, मैं एक उन्हें नहीं इंक्लूड करूंगी, जेठ जेठानी, नंद नंदोई, इवन अपने माँ बाप, कई बार भाई भाभी, एक से बढ़ के एक टॉक्सिक भाभियां नहीं होती। तो आप किसी से भी ये उम्मीद नहीं रख सकते कि अगर हम दिल से रिश्ता निभा रहे हैं तो सामने से वही फीडबैक हमें आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम दिल से रिश्ता निभा रहे होते हैं, सामने से हमें धोखा ही मिलता है या फिर एक रूखा सा बर्ताव मिलता है, हमारा दिल दुखता है। अब उसके बाद हमारी चॉइस है, हम वापस अपने ट्रैक पे आए, हम भी रूखा व्यवहार करें, बिल्कुल कट जाएं, या फिर यह है कि उनका उनका कर्म है, हमारा हमारा कर्म है, और ये सोच के हम अपना जेन्युइनली कर सकें। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, किसी का भी करो, ये सोच के करो कि नेकी कर दरिया में डाल, कि हम ये कर रहे हैं अपने कर्म सुधारने को, उसका भला करने के लिए नहीं कर रहे, अपने कर्म सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो जितना हमसे आसानी से हो पाए, जोर ना पड़े हम पे, उतना तुम किसी की भलाई के लिए कभी करोगे, तो वहां से अगर रिवर्ट बैक नहीं भी आता ना, तो तुम्हें नुकसान वाली फीलिंग नहीं होती, ठगे जाने वाली फीलिंग नहीं होती। अब तुम अपना कलेजा निकाल के किसी को सामने रख दो और वो कह दे स्वाद नहीं आया, तो तुम्हारा तो कलेजे की जगह खाली हो गई, तब तुम बैठ के रोओगे कि भैया हमने तो इतना करा। तो इतना नहीं करो, हमेशा उतना करो जितना आप इजीली मैनेज कर सको। तो आपको ये नहीं लगता कि भाई हमने इतना करा, ये लगेगा अरे यार ठीक है, जो मुझसे बन पड़ा मैंने कर दिया, अगले को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। आप लोड नहीं ले रहे तो आपको दुख भी नहीं होगा बाद में। तो काम करते रहो, जैसे कर रही हो परफेक्टली कर रही हो, आप अपनी कार्य क्षमता बढ़ा रही हो, है ना, वो आपके काम आएंगी एबिलिटीज़। कल को कुछ साल बाद आपकी जब इमेज की बात होगी कहीं भी कि वो बंदी कैसी है, तो ये सारी चीज़ें गिनेगा आदमी। लेकिन बदले में इनसे तारीफ की या कुछ और की कि टोंट मारना ये वो ये छोड़ देंगे, वो मत करो। उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए आप नहीं कर रहे हो, आप अपने आप पे पॉलिश कर रहे हो, आप अपना व्यक्तित्व निखार रहे हो। ये सोच के करो तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। नेक्स्ट, मुझे कोई भी मोटिवेशन वीडियो या बात मोटिवेट नहीं करती, पता नहीं मैं एक ऐसी क्यों हो गई हूँ, उस चीज़ को मैं इग्नोर कर रही हूँ। इवन मैं खुद से भी सच नहीं बोल पाती, दूसरों को तो अच्छे सुझाव देती हूँ जिससे वो बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई वाह क्या बात है, पर मैं खुद फंस गई हूँ लूप में। नो वन इज अंडरस्टूड मी। कोई किसी को नहीं समझता, जब तक हम अपने आप को समझ लें उतना ही बहुत है। अगर कोई हमें समझने वाला मिल जाए तो भगवान, मुझे लगता है कि शायद हमारे बड़े अच्छे कर्म है। जैसा आप लोग कहते हो ना कि मेरे को, कि आपकी लाइफ में आने के लिए आप मेरा धन्यवाद करते हो, तो देखो मैं भी आप लोगों को पर्सनली नहीं जानती, लेकिन एक आपकी समस्या पढ़ के एक जनरल सोल्यूशन क्या हो सकता है मैं वो देने की कोशिश करती हूँ। पर एग्जैक्टली आप जितना ईमानदारी से कमेंट लिखोगे उतना ही जेन्युइन यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। पर ऐसा अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा, लेकिन जब हम अपने आप को समझने बैठे हैं वहाँ तो हम कोई पर्दा नहीं रख रहे, हम बिना जज होने के डर से अपने आप की बातें तो अपने आप से कह सकते हैं ना। तो जब आप खुद को समझ जाओगी, आपको अपने प्रोज एंड कॉन्स पता चल जाएंगे, आपको पता लग जाएगा आपको क्या बात बुरी लग रही है या आपसे एक्चुअली में गलती हो क्या रही है, वो आपको अपने बारे में सब पता होता है। तो जब आप दूसरों को अच्छी सलाह दे पा रही हो तो उसी हिसाब से फिर अपने आप को भी ये देखो कि अगर मैं इसी कंडीशन में दूसरे को देख रही होती तो मैं उसे क्या सलाह देती, और उसको अप्लाई करके देखो, आपकी अपनी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, निकल जाओगे उस लूप से। सब फंसते हैं लेकिन निकल जाते हैं। तो पहले अपने आप को समझना ज़रूरी है, अपने आप को ईमानदारी से समझ लो और फिर अपनी समस्या का हल अपने आप निकाल लोगी आप। नेक्स्ट, मैम मैं बहुत परेशान हूँ अपनी जेठानी और जेठ से और हस्बैंड से। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, एक दिन शांति से नहीं रहने दे दिया इन लोगों ने। 2 साल से अलग भी हो गई हूँ, मैं ऊपर रहती हूँ, जेठानी नीचे। जेठ जेठानी मेरे हस्बैंड को सिखाते हैं, नीचे मुझे टाइम भी नहीं देते। रात को 11 बजे तक आते हैं, ऊपर 5 बजे नीचे चले जाते हैं। मतलब उनका अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा वो है, अटैचमेंट आपके साथ कम है, ठीक है ना। अब ये है देखो, हस्बैंड का ना एक अलग वो रहता है, उन्हें लगता है मेरी वाइफ मिक्स नहीं हो रही, जेल नहीं हो रही फैमिली के साथ, एटलीस्ट मैं तो रखूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर वो आपके हस्बैंड को उल्टा सीधा बोल रहे हैं और उसके बाद आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, थोड़ा सा तब आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप टाइम की क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ, कि जब वो हैं आपके साथ उस टाइम पे इतना बेहतरीन टाइम उनके साथ बिताओ कि आपका भी एक बॉन्ड अच्छा सा बन जाए उनके साथ।
है ना। ये मत सोचो कि ये क्या कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से एफर्ट ऐसे डालो कि वो अच्छे बनने को मजबूर हो जाएं थोड़े से आपके साथ, मतलब आपको इतना तो समझे कि यार बढ़िया है ये भी, क्योंकि घूम फिर के आप पत्नी हो, लाइफ पार्टनर कब तक आदमी अवॉइड करेगा उसको, जीवन उनके साथ ही बिताना है ना। तो फिर जब उन्हें लगेगा कि मेरी बीवी तो यार बढ़िया है, तो आज नहीं तो कल वो आएंगे आपके पक्ष में। नेक्स्ट दी, हम अपनी सास को बहुत अच्छे से खाना देते हैं बट फिर भी हमारी बुराई करती रहती है। अपनी बेटी को बुलाकर हमारी पुलिस कंप्लेंट भी कर दी कि मेरी माँ को पीटते हैं और खाना भी नहीं देते हैं। इन्हीं से तंग आकर छोटा बेटा बहू भी बाहर रहने लगे, बहुत बुरा भला बोलती हैं। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान रहते हैं, मन करता है कि हम भी कहीं बाहर रहने लगे, बहुत परेशान है दी। अगर पॉसिबल है बाहर रहना तो रह ही लो, क्योंकि जब करते करते भी पुलिस कंप्लेंट हो रही है तो वो आदर्शवादी जो बहन है लेडी श्रवण कुमार, वो अपने साथ ले जाए और खिलाए खाना 3 की जगह 36 बार। देते देते भी अगर कोई करता है तो यार फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होती कि हम ही ढंग से बिहेव करते रहें। नेक्स्ट दी, एक बात पूछनी है, मेरी जेठानी की लड़की महा बिगड़ी हुई है, सारे गलत शौक हैं पर घर में शरीफ बनी डोलती है। उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं, हमारे सामने उसकी शादी नहीं होने के रोने गाती है माँ, और झूठी है, 1 नंबर परिवार कॉलोनी में बदनाम हो गई है। लोग इनडायरेक्टली टॉन्ट मारते हैं, घिन आती है इनसे, मैं अपने आप को कैसे उनसे अलग रखूँ। आप उनसे ऑलरेडी अलग हो, है ना। जब तक आप उनके टॉन्ट का जवाब पर्सनली अपने ऊपर लेके उनसे लड़ नहीं रही या बुरा नहीं मान रही, आप उनसे ऑलरेडी अलग ही हो। किसी का बच्चा है, देखो आज के टाइम पे माँ बाप भी एक हद तक ही जिम्मेदार हैं, बच्चों के लिए कह दो, लेकिन आजकल बच्चे जब माँ बाप की भी नहीं सुन रहे, तो अगर किसी का बच्चा गलत निकल गया तो ज़रूरी नहीं है कि उसके माँ बाप ही गलत हैं। हो सकता है वो बेचारे रो पिट के सिर में दर्द कर करके कह के थक गए हो, लेकिन बच्चे ने सुनी ही नहीं, टाइम ही ऐसा चल रहा है। तो आप तो फिर भी चाची हो, आप उनके साथ कनेक्टेड नहीं हो। अगर वहाँ के टोंट आते हैं कुछ भी है तो पर्सनली मत लिया करो। हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, बाहर अफेयर भी है, मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, बहुत बुरा लगता है, क्या करूँ मैम, फ़ोन में सब कुछ देख लिया, अब तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी आप प्रेग्नेंट हो, अपनी और अपने बच्चे की जान के बारे में सोचो। अब जो हो गया बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब उससे छूट नहीं सकते आप, है ना। लेकिन जब अब एक बार अब बच्चा दुनिया में आ जाए, संभल जाओ, उसके बाद सोचना कि क्या करना। फिलहाल पॉज पर रहो, कोई इसके आगे की मैं बात आपको नहीं बताऊंगी। बिल्कुल वहाँ से ध्यान हटा लो, अपने और अपने बच्चे पे ध्यान दो फिलहाल, कि मैं बाद में देखूंगी क्या करना है, बस यही कहो अपने आप से। नेक्स्ट, मैम ऐसे हस्बैंड का क्या करें जो गुस्से में मेरी माँ को गाली दे, बेटी को गाली दे, मेरे पूरे मैके वालों को गालियाँ दे, क्या करें। उसके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, 13 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ, सिर्फ बेटे से मतलब रखता है जो कि 8 साल का है। मैं इस रिश्ते से निकलना चाहती हूँ, क्या करूँ। इन लॉज भी उसी की साइड रहते हैं, सब लोग अनएडुकेटेड हैं, हबी मम्माज बॉय हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है आप निकल सकती हो और बाद की लाइफ आपकी चल जाएगी। आपने कुछ सोचा हुआ है इस तरीके की आपकी है पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल कि आप उनसे अलग रह के भी सरवाइव कर सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो अभी 13 साल ख़राब हुए हैं, तो आगे की ज़िंदगी आप सुकून से जीने के लिए अगर निकल सकते हो, रास्ता हमेशा हमारे सामने खुला हुआ होता है। तो इस चक्कर में तो अगर आप कर सकती हो तो करो, रहो अलग। क्योंकि अगर एक आदमी को पता चल जाता है ना साथ रहते हुए कि इसके साथ कितना स्कोप है इसके सुधरने का, अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई गलत बात नहीं है। हो जाती है गलती, 13 साल बाद सुधार में। लेकिन बात वही है कि बेटे पे उनका मोह अटक रहा है। पैसे वैसे कैसे दे रहे हैं घर में, घर गृहस्थी वैसे बाकी कैसे चल रही है। अगर खाली एक भावनात्मक ये है कि सपोर्ट नहीं है, या आपकी लड़की को कम पूछ रहे हैं पर बेसिक ज़रूरत है उसकी भी पूरी हो रही है, और लड़के को खूब दिलो जान से प्यार कर रहे हैं, तो फिर राड़ लड़के के बीच में आएगी कि कौन जाएगा किसके पास जाएगा, बच्चा भी अटैच होगा उससे। तो अगर आप इमोशनल डिटैच कर सको उनसे, और उसके बाद एक सिंपल एक ऐसे कि भाई रहना है बस, वो पति पत्नी वाला नहीं है, ऐसे रह सको, बच्चों के लिहाज से देखो तो वो ज़्यादा सही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मैं यहाँ से निकल के ही खुश रहूँगी और मुझे निकलना ही है, तो देखो रोक कोई किसी को सकता नहीं, ज़िंदगी सबकी पर्सनल है, चॉइसेस उसकी हमेशा होती हैं। तो मैं तो हमेशा सम्मान करूँगी जो भी अपनी लाइफ में कोई भी महिला हो या पुरुष हो, अगर वो डिसीजन ले रहा है और सजग है कि हाँ मैं ये ले रहा हूँ और सोच समझ के कर रहा हूँ, तो हमें अपने फैमिली होने के नाते उसका सपोर्ट ही करना चाहिए कि ठीक है भाई लाइफ तेरी है ना। नेक्स्ट दी, मैंने बताया था मेरी फ्रेंड का मैटर, उसने उसके हस्बैंड पे केस कर दिया। अभी आपकी उसकी दादी सास डेड हो गई, तब भी इन्फॉर्म नहीं किया। अब उसकी ननद की शादी है, तब भी बस इन्फॉर्म नहीं किया, फिर भी कोर्ट में डेट पर बोलते हैं हम रखना चाहते हैं,
उसे क्या करना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए या नहीं? ससुराल में तो किसी की सपोर्ट नहीं है। देखो जब केस चल रहा है तो किसी को शादी वादी में कोई क्यों बुलाएगा, ये भी तो सोचो ना। तो एक मौका दे देना चाहिए उसके बाद, लेकिन रहे अटेंटिव कि आगे ये चीज़ काम कर रही है नहीं कर रही है। बाकी खबर नहीं देना उस टाइम पे, तो वो वही है जब केस चल रहा है तो नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, मैम, आई एम अ गवर्नमेंट टीचर एंड माई लाइफ इज ऑलमोस्ट लाइक यू, बट वन थिंग विच डिफर्स फ्रॉम यू इज दैट माई हस्बैंड डजंट हेल्प मी इन एनी हाउस होल्ड चोर्स. He is habitual drunken person. 3 things I want to do: weight loss, baby plan, third baby plan, and YouTube. My husband is in the Air Force. Any guidance if you can give me? Thanks, ma'am. देखो जो लोग हेल्प नहीं करते बिल्कुल भी, मुझे लगता है फिर उनके बिना जीने की हमें आदत हो जाती है ना। तो जैसे जैसे काम बढ़ता है हमारा, वैसे वैसे फैमिली का सपोर्ट की हमें ज़रूरत होती रहती है। अगर मिल जाता है तो हम स्मूथली काम कर लेते हैं, नहीं तो जो भी लकड़ी हमने ली है, मान लो अब मेरे केस में देखो, जो यूट्यूब है जिस टाइम मैंने शुरू किया था, भले वो चैनल चला नहीं चला, मेरी मेहनत तो इस वाले चैनल से भी ज़्यादा ही थी उस टाइम पे भी, क्योंकि मैं उसमें कपड़े खुद सिलती थी, DIY करती थी। अब मैं तब रत्ती रत्ती काम खुद करती थी। इवन लिव लाइव इजी के शुरू के व्लॉग में लोग कहते थे कि आप गलत एग्जाम्पल सेट कर रही हो, कि जॉब के साथ बाकी काम सारा कुछ आप कर रहे हो, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आप गलत एग्जाम्पल सेट कर रही हो कि हस्बैंड कुछ ना करें ये वो, उनसे भी घर का काम कराया करो। लेकिन मुझे नहीं आता समझ, मेरे को लगता था मैं कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो 3-4 साल अगर मैंने पर्पजली मैंने लकड़ी ली है, यूट्यूब मुझे करना है, तो उससे रिलेटेड बढ़ा हुआ काम भी फिर मेरा ही है। मैंने अपने आप हिसाब लगाया कि मैं कब और कैसे करूँगी, ठीक। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने हेल्प करानी इसमें शुरू करी, कि उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, घर सफ़र कर रहा है या नहीं बन पा रहा है कुछ, चलो ये मैं बना देता हूँ, जो जो उन्हें आता था, ठीक है ना। तो एक तरफ ये होता है, कुछ फाइनेंशियल ये है कि आने लगता है तो आदमी को फिर लगता है कि कुछ आ ही रहा है, नुकसान तो कुछ हो नहीं रहा, लोगों का फ़ायदा हो रहा है, लोग सुन के तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी लाइफ सॉर्टेड हो रही है। तो इसमें तब जाके ये थोड़ा थोड़ा ये है कि बढ़ना शुरू हुआ इनका सपोर्ट, और अब इतना बढ़ गया। तो ऐसा नहीं है, अब आपको एयरफोर्स में वो हैं, अगर वो नहीं हेल्प कराते, इतने साल हो गए, आपको अकेले सब कुछ मैनेज करने की आदत हो गई होगी। दूसरी चीज़, अगर आप अब इसमें कुछ इंक्रीज़ करना चाह रहे हो, तो आप पहले ही खुद ही प्लान कर लो मेंटली कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, तब शुरू करो। उसके बाद कोई हेल्प कर दे, बोनस, नहीं करे तो आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, मैम आपने पहले बोला था जैसे चल रहा वैसे चलने दो, लेकिन अब हस्बैंड प्लॉट खरीदना चाहते हैं। उनका कहना है डाउन पेमेंट के पैसे बच जाएंगे, प्लस बेटा जेठानी के बच्चे के साथ बड़ा होगा। ससुर 72 के हैं, सास 60 की है, जेठानी अब नीचे आती ही नहीं, सिर्फ मैं 15 दिन में 2-3 दिन जाती हूँ। बेटा 2 साल का है, हस्बैंड WFH है, मैं गवर्नमेंट प्रिपेयर करती हूँ, फ्लैट में रेंट 15 के है। थोड़ा गिल्ट रहता है क्योंकि सास ससुर को जेठानी भी नहीं देखती और मैं भी। वहाँ कुछ दिन अच्छा लगता है, बाद में प्राइवेसी चाहिए होती है, पर फ्लैट आके कुछ दिन बाद वापस शिफ्ट होने का मन करता है, क्योंकि फ्लैट में बेटा दिन भर टीवी देखता रहता है, लोनली फील करता है। क्या करूँ? उसे पार्क भी लेके जाती हूँ। देखो मेरे ख्याल से तो जो कंडीशन समझ में आ रही है, जहाँ पे आपके सारी फैमिली रह रही है वहीं पे रह लो, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। अब अकेले रह के भी आपको मज़ा नहीं आ रहा, या तो ये कंडीशन होती कि जहाँ आप फ्लैट में रहते हो वहाँ पे आप बिल्कुल कंटेंट होते कि यार यहाँ है लाइफ परफेक्ट, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ। लेकिन दोनों जगह आपका मन डोल रहा है, इसका मतलब दोनों ही जगह प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब वहाँ पे आपके बेटे के हिसाब से है ना, और बाकी सास ससुर के हिसाब से आपको वहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है कि वो ज़्यादा चीज़ें आपको उधर खींच रही हैं, तो वहीं रह लो, ये कर लो फिर। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा बेटा 8 साल का है, 3rd क्लास में है, वो HW नहीं करता पर उसे आता सब है, मार्क्स भी 90% के आसपास लाता है। जब क्लास में चैप्टर कराते हैं बस तभी समझ लेता है, फिर नहीं करता कुछ भी। मैं अब उस पर प्रेशर नहीं देती। होमवर्क करता है या नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? अरे सही है ना, परसेंटेज भी आ रही है, सवाल भी समझ में आ रहा है, पार्ट भी समझ में आ रहा है, तो क्या ज़रूरत है? बस कह दो कि भैया होमवर्क कर लो, कर ले, ठीक है, नहीं करे तो वो उसका भी जुगाड़ कुछ ढूंढेगा। नेक्स्ट, मैम प्लीज़ गाइड करें, मैं ससुराल पॉलिटिक्स में फंस गई हूँ, ओवर थिंकिंग भी करती हूँ, इन लॉज से टच नहीं है तो अवॉइड भी फील करती हूँ, मैं चुप रहती हूँ, मोस्टली कभी किसी से बात हो जाती है, 3 का 13 लगा देता है तो कंडीशन और ख़राब हो जाती है। मुझे नहीं पता किससे कैसे बात करनी होती है, कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, मैं क्या करूँ? सबको अवॉइड करके अपनी ग्रोथ पर काम करूँ। ससुराल पॉलिटिक्स में जब आप फंस गई हो
तो ऐसा है, आपको जब पता है कि यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है तो सीखो पॉलिटिक्स, है ना। बजाय ये कि मैंने कुछ भी कहा उसका 3 का 13 लग रहा है, उसके बजाय ये देखो मैंने ये बोला, उस चीज़ से सीखो। बवंडर हो गया ठीक है, लेकिन उस चीज़ से सीखो कि मैंने ये बोला उसके बाद ये हुआ। और जो एक बार हो जाए कि भाई ये कहने से ये हुआ था, या जो भी सामने वाले भी कर रहे हैं ना उसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, सीखो पॉलिटिक्स। और जहाँ जैसा चलता है, कहते नहीं जैसा देश वैसा भेष, बस। तो अगर ससुराल में आपको पता है कि यहाँ पॉलिटिक्स चलती है तो वो चीज़ सीखो, उनका जवाब देने के लिए सीखो, अपनी पर्सनैलिटी मत बनाओ वैसी। ये मैं नहीं कह रही कि अपने आप को चेंज कर लो, लेकिन डील करना आना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो कॉन्फिडेंस लूज हो गया ना, धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस वापस भी आएगा जब आप सिचुएशंस को धीरे धीरे करने लगोगी। तो रिएक्शन कैसे करना है, किससे क्या बात करनी है, अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान से पहले देखो कि लोग कर क्या रहे हैं, है ना। नोट करो एक एक चीज़ कि हाँ ये चल रहा है, यहाँ पे ये चीज़ सही जा रही है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपके घर में सर्वाइव करने का सही तरीका क्या है। नेक्स्ट, मैम हस्बैंड और मेरे में काफ़ी डिफरेंस है एंड बच्चा है एक, एंड सेकंड बच्चे के लिए कंफ्यूज है कि आप क्या सोचते हैं, बच्चे बेस्ट हैं एक या दो? दो तो देखो होने ही चाहिए, लेकिन अगेन बच्चे कितने करने हैं ये हमारी पर्सनल चॉइस होती है। दो की जगह किसी को 6 भी चाहिए होते हैं, कोई एक में भी खुश है, कोई बिना बच्चे के भी खुश है। लेकिन एक एप्ट माने तो दो, इसलिए क्योंकि आपस में वो उलझे रहते हैं। एक बच्चा वो पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाता है माँ बाप पे, अगर वो कहीं वर्किंग है या कुछ और है, वो बच्चा बहुत अकेला फील करेगा। या फिर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तब चल जाएगा काम। तो इसलिए दो होने चाहिए। नेक्स्ट, मेरी एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं कुकिंग बहुत मन लगाकर नई नई चीज़ें ट्राई करती हूँ, पर मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को पसंद ही नहीं आता मैम, सही से नहीं खाते, मेरा दिल बहुत दुखी होता है। उसका तरीका ये है, उनको जो सिंपल खाना है वही बनाओ। अगर आपको नई चीज़ बनाने का शौक है, आप बनाती हो, तो वो थोड़ी सी बनाओ, इतनी कि अपने लिए 1 कटोरी या 2 कटोरी, बस इससे ज़्यादा मत बनाओ। अगर वो कहें टेस्ट करना है करा दो, है ना। अगर अच्छी लगे ठीक है, अगली बार ज़्यादा बना दूंगी। तो उसमें क्या होता है, आपका शौक भी पूरा होता रहेगा और आपका शौक उन पे भारी भी नहीं पड़ेगा अगर उन्हें नहीं समझ में आ रही तो। मैं सबको यही कहती हूँ, कई लोग हैं टीचर साथ के कि यार मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगती है, हमारे घर में कोई नहीं खाता इसलिए मैं नहीं बनाती। तो मेरा हमेशा जवाब होता है इंस्टेंटली, तो अपने लिए बनाया करो। किसी को अच्छी लग रही है ठीक है टेस्ट कर लो, नहीं लग रही है नहीं। और ये चीज़ मैंने अपनी सास से सीखी कि वो, जैसे हम लोगों को कुछ नहीं खाना लेकिन मम्मी पापा को खाना होता था, तो वो इतनी सी बनाती थी, वो उसको 2-3 टाइम थोड़ी थोड़ी खा के ख़त्म करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि 2 जनों को खानी है तो वो चीज़ बनेगी नहीं, 8 खाएंगे तभी बनेगी। तो वो थोड़ी सी बना लेती थी कि अपने लिए बनाई है हमने, या इन्हें खानी है तो इसके लिए बनाई है, इतनी सी, ये ज़्यादा खाता है ये चीज़। तो इस तरीके से हो जाता है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है, फैंटेसी नहीं है। नेक्स्ट, मैम डेली लाइफ में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कैसे और कितना टाइम यूज़ करना चाहिए जिससे बिल भी ज़्यादा ना आए? देखो उनके साथ ना मैनुअल आता है हर एक चीज़ के साथ, और उसको यूज़ करने के उसमें तरीके होते हैं जिससे वो बिजली कम खाता है। दूसरी चीज़, इन चीज़ों की समय समय पर, जैसे एसी की, अब गर्मी से पहले सर्विस ज़रूर करा लो उसके बाद चलाओ। फ्रिज है, सर्दी में हिसाब से चलाओ, उसकी सेटिंग होती है सर्दी की, मानसून की, गर्मियों की, अलग अलग उस हिसाब से करना है। अब ये नहीं है कि उसमें बोतलों में भी बर्फ़ जमी पड़ी है इतना ठंडा कर दिया, बार बार ना खोलो, ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान नहीं देते, इसी वजह से वो चीज़ें भी ख़राब होती हैं, बिजली भी ज़्यादा लेती हैं। तो उनकी क्लीनिंग मेंटेनेंस उनके मैनुअल में लिखी होती हैं, जब आप उन्हें ख़रीद के लाते हैं तो उन मैनुअल्स को एक बार पढ़ लो, तो उनमें सब पता होता है कि क्या कैसे करना है। नेक्स्ट, नमस्ते दी, मैं 7 साल से जॉब कर रही हूँ, मेरी शादी को भी 5 साल हो गए हैं, मेरा 3 साल का बेटा है, मेरे हस्बैंड कहीं और जॉब करते हैं, साथ नहीं रहते। मेरे बच्चे की देखभाल के लिए मेरी सासू माँ रहती थी मेरे साथ, लेकिन बस नाम के लिए। अपने बेटे को दिखाने के लिए मुझे उन्होंने 4 साल तक कोई सपोर्ट नहीं किया, बस जितनी देर मैं ना रहूँ उतनी देर देखती थी, बच्चे को खाना तक नहीं देती थी। 4 साल तक मैंने उनका सब कुछ सहा, मैं डिप्रेस भी रहती हूँ। अभी मैं फिर से प्रेगनेंसी में हूँ और मुझसे और मेरे बच्चे से उनका कोई मतलब नहीं, बस ज़बरदस्ती मेरे हस्बैंड के कहने पर रह रही हैं। अब वो अचानक उठ के एक दिन चली गई, मैं सोचती हूँ इस तरह से कितने दिन तक रहूँ? क्या मैं अब एक फुल टाइम मेड रख के अपने बच्चे के साथ रहूँ, या मैं उस टॉक्सिक माहौल में रहूँ? इसका असर मेरे बच्चे और मेरे पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ सजेस्ट। अगर आपके यहाँ फुल टाइम मेड अफोर्ड कर सकते हो, मिल जाती है, तो वो बेस्ट है ना। बाकी अगर नहीं है तो देखो, अगर हम, मेरी सास मान के चलूँ
और मैं नहीं हूँ उस टाइम पे भी अगर वो मेरे बच्चे की केयर टेक कर लेती हैं, भले वो खाना नहीं देती, मैं खाना रख के जाऊँ या कुछ और है, तो भैया उतना भी एहसान ही है, हम फोर्स नहीं कर सकते उन्हें कि वो करेंगी ही करेंगी। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को पाल दिया, हमारे माँ बाप ने, अब हमारे बच्चों को पालने की उनकी कोई लकड़ी नहीं है, कि बहुत जिम्मेदारी है उनकी। वो कर दें तो एहसान माने उनका, नहीं करें तो कोई बात नहीं, हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते कि जी क्यों, है ना। तो यहाँ गलती हमारी जनरेशन कर जाती है कि जी घर में है देख नहीं सकती क्या, तो भैया मर्जी है उनकी, उन्होंने हमारे पतियों को देख लिया बस जितना देखना था। ये पहले वाला ज़माना नहीं है ना, बच्चे भी पहले से नहीं रहे तो माँ बाप भी अब पहले से रहेंगे, ऐसा नहीं हमें उम्मीद रखनी। नेक्स्ट, नमस्ते मैम, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, लेकिन ससुराल में ऑलमोस्ट सारे लोग टॉक्सिक हैं, स्पेशली सास। वह सिर्फ अपना काम निकालती है और मुझे ज़रूरत पड़ने पर कभी भी सपोर्ट नहीं करती। शुरू शुरू में मैंने सारी चीज़ें चलने दी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए अब मैं उनसे ज़्यादा व्यवहार नहीं रखती हूँ। लेकिन इससे मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम होती है, वह चाहते हैं मैं सबसे बहुत प्रेम व्यवहार रखूँ। इस बात को लेकर मेरे और मेरे पति के बीच बहुत बहस होती है। मेंटली डिस्टर्ब रहती हूँ कि मैं इनको कैसे समझाऊँ। देखो, जो तेल और पानी वाला मैंने बताया था ना आपको, अगर किसी टॉक्सिक व्यक्ति के साथ हाँ हूँ वाला संबंध रखने भर से मेरे और मेरे पति के बीच का रिश्ता सुधर सकता है, हमारे बीच की कलह टल सकती है, तो मुझे रख लेना चाहिए। घूम फिर के है परिवार ही, पूरा इन लोगों के बिना नहीं पड़ता, चाहे फेक रिश्तेदार हो, चाहे जलकुड़े रिश्तेदार हो, रिश्तेदार आपको चाहिए होते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपकी लाइफ और पॉजिटिविटी को डिस्टर्ब ना करें, इसलिए उनसे एक सीमित दायरे में रह के आपको उनसे टर्म्स रखने हैं। तो वो चीज़ सीखनी ही पड़ेगी, जितनी जल्दी सीख जाओगे उतना जल्दी सही रहोगे। मैं ये नहीं कहती फेक बनो, मैं ये नहीं कहती कि मुंह पे मीठे बनो अंदर से जल कुकड़े बने रहो, दूसरे के लिए आपके मन में मन कर रहा है कि गालियां निकाले ना, लेकिन सामने आप बड़े मीठे बन रहे हो, वो मैं बिल्कुल मतलब भरसक विरोधी हूँ उस चीज़ की। ऐसे तो मत बनो, लेकिन हमारा मन नहीं है उससे बात करने का, वो टॉक्सिक है, हमें परेशान करता है, हमें अच्छा नहीं लगता उससे बात करना, क्योंकि वो उसके व्यवहार की वजह से। लेकिन हम अपनी अच्छाई तो इतनी रख सकते हैं ना कि ठीक है, उससे हम एक नॉर्मल बात करें, अब उसकी बात की जो लेंथ है वो कम हो गई है, जो वार्मथ है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन हम एक फॉर्मल बातचीत ज़रूर रख लें। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि एक फॉर्मल सबसे टर्म्स रहेंगे, किसी से हम बिल्कुल कटेंगे नहीं, टेक्निकली हमें कोई रूड या घमंडी नहीं कहेगा कि ये तो किसी से मिलकर नहीं रहती, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि मेरे और मेरे लाइफ पार्टनर के बीच में झगड़ा नहीं होगा। तो ये कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, मैम मेरी दी है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है, उसकी कलीग है एक जो उसको बहुत परेशान करती है, और ऑफिसर भी उसकी बात मानते हैं क्योंकि वो कैरेक्टरलेस है, इसलिए प्लीज़ मैम ऑफिस में रहते हुए उससे कैसे डील करें ताकि उसका मेंटल पीस बना रहे। मेरी दी विडो है, पापा मम्मी के पास रहती हैं और उसके एक बेटी भी है। प्लीज़ रिप्लाई मैम। अब वो उसको कैसे परेशान करती है ना, इस मुद्दे पे आपको प्रिसाइजली जानना होगा, आपको या आपकी बहन को, कि वो किन पॉइंट्स पे आपको परेशान कर रही है। उन पॉइंट्स को एक एक करके देखो, हर डिपार्टमेंट के ना अलग होते हैं तरीके परेशान करने के। अगर तो वो आपको काम ज़्यादा देती है, अगर आप एथिकली आपके जो काम का दायरा है उसमें रहते हुए मना कर सकते हो, उससे बाहर का है तो मना करना सीख लो। लेकिन अगर आपका हिस्से का ही काम है, बढ़ा दिया है, अब आपको पेट में दर्द ये है कि भैया मेरे को ज़्यादा काम मिल रहा है लेकिन उसको सेम सीट पर कम मिल रहा है, तो देखो उस चीज़ को अगर उसने बॉस को सपोर्ट में ले रखा है अपने, तो आपको पार्शियलिटी झेलनी पड़ेगी। आप करो ये कि अपने काम के घंटे हैं, फिक्स है, जाओ करो, वहाँ पे कोई उम्मीद मत रखो कि आपका कोई दोस्त बनेगा, कोई सहकर्मी वाला बढ़िया रिलेशन बनेगा, कुछ है। जाओ, अपना 6 घंटे 8 घंटे की नौकरी है, करके अपने घर वापस आओ, अपने बच्चे के साथ टाइम बिताओ। कई बार नहीं होता ऑफिस का माहौल बहुत खुशनुमा, उस टाइम पे बेस्ट होता है कि हम अपने काम में इतने डूब जाएं हमें पता ही ना चले 8 घंटे। अभी हमारे स्कूलों की बात बताऊं तो कई अभी मार्च में ना हर टीचर आपको ये रोता हुआ मिलेगा हमारे यहाँ बेसिक में, यार मार्च का टाइम नहीं कटता 9 से 3, या मार्च का टाइम नहीं कटता 9 से 3। और मैं सच में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज इट इज़ जो पीरियड चल रहे हैं, जितने बजे का अलार्म पीरियड का बज रहा है उतना बज रहा है, उसके बाद वो काम, उसके बाद वो काम, तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। एसी कभी भी नहीं लगता हमारे स्कूलों में, पंखे हैं, लग रहा है चला लो, नहीं लग रहा बंद कर दो, बच्चे वही तुम वही, सुबह अपना काम निपटा के जा रहे हो। जब आपका पावर पैक दिन रहता है ना कि इतने बजे से इतने बजे तक ये, इतने बजे से इतने बजे, पता भी नहीं चलता कब 3 बज जाते हैं। तो नहीं फ़र्क पड़ता जब आप काम में लगे हुए होते हो। तो भैया जब
सहकर्मी आपके ज़्यादा बढ़िया ना हो, आपका ऑफिस का माहौल बहुत ज़्यादा बढ़िया ना हो, तो आपका काम है वो आपको जी लगाए रखेगा, आपको पता भी नहीं चलने के आपके घंटे कहाँ गए। देखो ही मत कौन क्या कर रहा है। काम ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, अपना काम करो तो निश्चिंत रहते रहोगे। नेक्स्ट मैम, मेरे ससुराल से मेरे मैके का 4 घंटे का रास्ता है। मेरे हस्बैंड की मेरे घर वालों से लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो नहीं जाते, और मैके से भी कोई लेना देने लेने नहीं आता, मायके से भी कोई मुझे। कल कई महीने हो जाते हैं और मैके गए हुए, कुछ ऐसा बताइए कि हस्बैंड मैके जाने लगे। अब ये जो लड़ाई हुई थी, आप उसको मौका देख के उस लड़ाई की बाद में डिस्कशन करो कि भाई वो क्यों हुई थी, किसकी गलती थी, कोई पैचअप हो सकने की गुंजाइश है नहीं है ना। नहीं तो बेस्ट है लड़े रहो, तुम वहाँ सड़े रहो, ये यहाँ सड़े रहे, मैं अकेली चली जाऊंगी। अकेले जाना आना सीख लो, प्रॉब्लम खत्म। नेक्स्ट दी, मैं वर्ग 1 इंग्लिश की टीचर हूँ। मेरे स्कूल में 6 लेडीज़ टीचर हैं, जिनमें से 4 प्रिंसिपल की फैमिली में से हैं। वो हफ्ते में 1 दिन स्कूल आते हैं, हम हर दिन जाते हैं। वो मुझे बार बार ऑफिस में बुलाते हैं और फिर हंसते हैं, पहले वह फिर काम बताते हैं, हंसते हैं पहले फिर काम बताते हैं। दी, मुझे इस स्कूल में रहने का मन नहीं है, क्या मेरा डिसीजन सही है और मुझे क्या करना चाहिए? अगर स्विच कर सकते हो तो करो फिर, ये तो वही है ना, मतलब एक हैरासमेंट कहेंगे इसे तो। एक तो यह है कि हम काम कर रहे हैं, चलो काम बुला रहे हैं, लेकिन ये पहले हंसते हैं फिर काम बताते हैं, ये तो एक हैरासमेंट हो गया ना। तो अगर स्विच कर सकते हो तो करो, और अगर ये है स्विच नहीं कर सकते हो, रहना वही है, तो फिर यह है कि वो हंस रहे हैं, तुम भी हंसो साथ में, कॉमेडी सिचुएशन हो जाएगी। या फिर पूछ लो, अरे क्या हो गया, चुटकुला सुना रहे हो क्या, हमें भी सुना दो। जितना आप कैजुअल लोगे ना सीरियस सिचुएशन को, वो उतनी ही कैजुअल हो जाती है, और सामने वाला जो करना चाह रहा है ना, वो नहीं मिलता उसको रिएक्शन, ये है। नेक्स्ट दी, भाभी जलती है मुझसे, मुझे तो हर टाइम कह ही नहीं सकती। मामी के नाम पे मेरे बेटे को चिढ़ाती हैं, वो इरिटेट हो जाता है, उसके बच्चे भी मेरे बच्चे को चिढ़ाते हैं, वो चिढ़ जाता है, मैं क्या करूं? मिलना जुलना बंद कर दो, कम से कम कर दो। और दूसरा वही है भैया, जाओगे मैके में भाभी से ही प्रॉब्लम है, तो फिर बैठना उठना क्या क्यों, मतलब जीना मुश्किल है ना लिटरली, घर तो फिर उसी का, आप तो मेहमानदारी में जा रहे हो। ऐसी कंडीशन में आपको जाना आना ही सीमित करना होता है, अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रही कि जो वो कर रही हैं। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि आप पलट के जवाब देना शुरू कर दो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका जवाब ना दिया जा सके। बस सोचो कि अगर उसने ये बोला तो मैं क्या बोलूँगी, एक आध बार घर से ही पहले प्रिपेयर्ड होके जाओ, है ना, फिर आपको ऑटोमेटिकली आने लगेंगे उस टाइम पे। और लग रहा है कि कौन घुसे गंद में, कौन चपड़ चपड़ इनसे करे, कौन जवाब दे, तो भैया वहाँ जाना आना कम कर दो, या फिर बच्चों को मत ले जाओ, जाओ फॉर्मेलिटी वाले दिन और अपना करके आ जाओ। मैं तो यही करती हूँ। जब ये मेरे को लगता है ना मैके में भी कि भैया यहाँ पे आके फिर टी टाँ होएगी, फालतू की बकवासें शुरू होएंगी, टोंटबाजी होएगी, कहने को मैं नंदू, लेकिन फिर भी सामने से आ जाती है गोलीबारी। अब मुझे नहीं पड़ना पचड़ों में, मेरे को नहीं बचाना गंद, मेरे को नहीं लड़ाइयाँ लड़नी है किसी से भी, है ना, कि सब बड़े हैं ये वो क्या बोलूँ। और ऊपर से एक टंटा वो कि जी जरा सा किसी को पलट के जवाब दे दिया, कुछ कर दिया अपने से, सब जब बड़े होते हैं तो फिर ये जी पैसा आ गया ना, घमंड हो गया, ये तो सक्सेसफुल हो गई ना लाइफ में, से घमंड हो गया, एक ये टंटा बहुत बुरा। तो हमें जवाब भी नहीं देना, हमें लड़ना भी नहीं है, दिमाग खराब हमें करना नहीं है। तो उसमें क्या है, हम उस स्थिति में जाने से पहले ही टाइमर लगा के बैठते हैं कि भैया दिमाग में कि इतनी देर है, उसके बाद से चीज़ें बिगड़नी शुरू होंगी तो कट लो वहाँ से। तो मैं का हो ससुराल हो हर जगह मैं तो यही रूल अप्लाई करती हूँ। एक टाइम के बाद आदमी का समझ में आ जाता है, मेरे दिमाग में ना, आपको हंसी आएगी, यकीन मानो हर एक के लिए ना टाइमर ऑटोमेटिक सेट है दिमाग में, कि इस आदमी से आप कितनी देर बात कर सकते हो, जब तक ये सही बात करेगा उसके बाद ये चालू हो जाएगा। तो सारे आदमी जितने भी हैं, सारी औरतें जितनी भी हैं ना, मुझे एक एक का अंदाजा है, किसी का 5 मिनट का भी टाइम है, कि 5 मिनट से ज़्यादा आप उससे बात करने बैठे तो वो कुछ ना कुछ बकेगा मुँह से। तो मैं उतनी ही देर में अपनी बात हाँ हूँ फॉर्मेलिटी खत्म करके, अच्छा जी अच्छा अच्छा, चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो, चलो निकलो वहाँ से। अगर उससे ज़्यादा देर रुके उसके पास तो वो कुछ ना कुछ बक देगा, फिर आप सोचते रहना, नहीं कह दी नहीं कह दी नहीं कह दी, जवाब आप दे नहीं पाओगे। और दोगे तो भी ऐसे होता है ना, कुछ रिश्ते खून के हैं या जिनसे आप अटैच हो ना चाहते हुए भी, अब उनके साथ आपकी कोई बात हो भी जाए, एक आध बात 19-20 आपने कह भी दी या उसकी सुन के आ भी गए,
वो कई दिन घूमेगी। तो मुझे तो उस कई दिन वाले चक्कर में जाना ही नहीं होता। हर आदमी का टाइमर सेट है मेरे दिमाग में कि इससे आप आधा घंटे बात कर सकते हो, इससे 1 घंटे, इससे 2 घंटे, इससे 15 मिनट, इससे 20 मिनट, उससे 5 मिनट। तो ये सीख लो। नेक्स्ट, मैम गूगल से आपका चैनल खोलती हूँ तो कमेंट सेक्शन चालू हो जाता है, यूट्यूब से कमेंट सेक्शन रेस्ट्रिक्शन आता है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, सभी यूट्यूब से ही देख के कर रहे हैं। नेक्स्ट, क्या एकादशी व्रत ना करने से पाप लगता है? ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। गूगल पर कथावाचक के वीडियो देखने पर पता चला, क्या ये सत्य है? प्लीज रिप्लाई मी। देखो, अगर इनकी सत्यता जांचनी है ना तो कथावाचकों की मत सुनो। अगर टाइम मिलता है तो प्रॉपर वेद पढ़ लो, ऑनलाइन उपस्थित हैं वो, है ना। मेरी भी इच्छा है कि मैं प्रॉपर एक मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, मैं पढ़ूंगी ज़रूर, मेरा इरादा है कि मैं वेद पढ़ूंगी, जो भी सरलतम भाषा में जहाँ उपलब्ध होंगे। तो असली चीज़ वहाँ है। एक दो इंस्टाग्राम पे मैंने देखे हैं क्रिएटर, एक दो भी नहीं, एक ही, वो वेद और उपनिषद के रिलेटेड ही उन्होंने बात करनी शुरू करी थी। पता नहीं, मैंने उनको फॉलो भी किया, वो एक रील ही आके रह गई। लेकिन अगर इनकी सत्यता जांचनी है तो पढ़ने चाहिए वेद या उपनिषद, उनमें आपको सही बात पता लगेगी। कथावाचक एक ही पॉइंट पे 4 लोग 4 बातें कहते मिलेंगे। मैं कभी किसी कथावाचक को ना सुनती ना मैं उनकी मानती, कभी भी किसी की भी, कोई से भी गुरुजी हैं, मैं किसी की नहीं सुनती ना मैं किसी की मानती। अगर कोई शॉर्ट आ भी गया, उनको जो सही लग रहा है वो कह रहे हैं, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूँगी। कई बार अज्ञानता ना ज़्यादा सही होती है अधकचरे ज्ञान से। तो जब तक मैं वो प्रॉपर जानकारी नहीं जुटा लेती तो मैं किसी के कहे सुने के अनुसार फालतू की चीज़ों में पड़ती नहीं, कन्फ्यूजन में। जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वो करूँगी। मेरा मन है व्रत रखने का, मैं रख लूँगी, मेरा नहीं है मन, नहीं रखूँगी। नेक्स्ट, मैम मैं 10th क्लास से पूजा पाठ करती हूँ, अभी साधना के बारे में भी जान रही हूँ धीरे धीरे, जिससे मेरे मन को शांति होती है। मैं और ज़्यादा जानना चाहती हूँ इन सब के बारे में। मैंने सुना है योगा से मैं बहुत जान सकती हूँ। क्या मुझे MSc योगा करना चाहिए या अभी जॉब का ट्राई करना चाहिए? मेरा मन शादी का बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को किसी लड़के की तरफ इंटरेस्ट आता ही नहीं। बहुत मेरी मम्मी को डर है कि मैं कभी शादी ही नहीं करूँगी अगर मैंने ये सब ज़्यादा सीखा। बट बिना मान उसके मैं उस लड़के को भी खुश नहीं रख पाऊँगी जो उसके लिए भी गलत है। आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, और मम्मी को भी यही समझाओ कि हर बच्चे की किस्मत एक सी नहीं होती। हो सकता है मेरी किस्मत कुछ अलग तरीके से लिखी हुई हो, तो जिसमें मेरा मन है मुझे वो करने दो। और बिल्कुल सही है, यही बात बोलो कि भैया बिना मन के मैं उस लड़के की भी ज़िंदगी ख़राब करूँ, फ़ायदा क्या? तो सीखो, जो सीखना है आपको, गो फॉर इट। नेक्स्ट, दी प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। मेरे ससुर जी रिटायर्ड हो गए हैं, 4 महीने हो गए, पर उन्होंने हमसे बात करना बोलना बंद कर दिया है। सभी लोगों ने 2 देवर देवरानी 5-5 लाख रुपए दिए हैं। मेरे ससुर जी ने सभी को हमसे ही, हमको ना जाने क्या दिक्कत है, हमें ही घर से बाहर कर दिया। जबकि मैं उनको 15 साल तक काम किया और उनको और मैंने 15 साल हो गए। मैं शादी को, मेरी 2 देवरानी हैं, उनके अभी लव मैरिज हुई है, तो मुझे उन्होंने सभी ने षड्यंत्र रचकर घर से बाहर करवा दिया है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति बहुत सीधे हैं। मेरे पति कौन है, पागल बना दिया, हमें घर से बेदखल कर दिया। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? प्लीज़ कोई सजेशन दें। अभी तो मैं मेरी मम्मी के पास रहती हूँ, मेरे सास ससुर के बिना मेरे बच्चे कैसे रहेंगे? मैं भी उस घर को नहीं भुला पा रही हूँ, अपने आप को कैसे संभालूँ, कैसे बाहर करूँ? बहुत ही कंफ्यूजिंग सा सवाल है। लेकिन अगर आपके सास ससुर ने आपको घर से बाहर निकाल दिया तो आप क्या करोगी? पैर पकड़ोगी उनके घर जाने के लिए? और उनके पास रीजंस होंगे जो शायद आपको नहीं समझ में आ रहे, कि ना तो पैसे दिए ना कुछ दिया और आपको निकाल और दिया। तो अगर निकाल दिया तो भाई इसको अपनी नियति मान के, अब मन पे पत्थर रख के एक्सेप्ट कर लो कि निकाल दिया। आपके लिए उनके मन में अब कभी जगह बनेगी नहीं, क्योंकि थोड़ी सी भी जगह होती तो वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। तो अब अपनी गृहस्थी शुरू करने की तरफ सोचो, बजाय वहाँ वापस कैसे जाएंगे ये सोचने के। वापस जाना लिखा होगा किस्मत में तो बन जाएंगी दोबारा ऐसी परिस्थितियाँ कि आप वापस परिवार में जुड़ जाओ। फिलहाल इस डिप्रेशन में मत जाओ, निकलो और इसे एक नई शुरुआत मानो अपनी गृहस्थी की। नेक्स्ट, दीदी हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में हो तो लाइफ अच्छी कैसे चल सकती है? दोनों की 1 लाख प्लस सैलरी है, कैसे मैनेज करें? 40 लाख का प्लॉट मिल रहा है सिटी में, क्या उसको किस्तों पर ले सकते हैं? हाँ, हो ही जाएगी इतने में तो, लोन वगैरह लेके। और बाकी अच्छी लाइफ की देखो कोई परिभाषा नहीं होती।
हमारे खर्चे डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा लाइफ में आता है। कुछ लोग 40,000 में भी अपना जीवन अच्छे से बिता लेंगे, किसी को 1.5 लाख भी कम पड़ेगा। तो ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करो, बाकी जो बचे इन्वेस्ट करो, तो आ ही जाएगी प्रॉपर्टी भी और लाइफस्टाइल भी मेंटेन ठीक ठाक हो जाएगा। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, मेरी बेटी क्लास 8th में है, एग्ज़ाम चल रहा है, आज मैथ का पेपर था, थोड़ा बहुत टफ आया, बेटी परेशान थी तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जो भी मार्क्स आए कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पास हो जाओगी ना। तो बोला कि 50% आएगा। मैंने बोला ठीक है, नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी करो। लेकिन वो बहुत इरिटेट हो गई और अपने फ्रेंड्स को फ़ोन पे पूछे जा रही है कि री एग्ज़ाम होगा या नहीं। मेरे समझाने के बाद वो क्यों रिलैक्स नहीं हुई, क्या मैंने गलत कहा, प्लीज़ बोलिए। ऐसा नहीं है, लेकिन आप सडनली शायद वीडियो देख के या जैसे भी हो आप चेंज हो गई, आपको लगा कि ठीक है यार जितने आ रहे हैं सही है। वो उसी जोन में है जो अब तक वो करती आ रही है ना कि इतने आने ही चाहिए, आने ही चाहिए। या फिर हो सकता है कि उसने तैयारी करी हो और वो ढंग से नहीं कर पाई, या उसको जो आते थे वो सवाल ना आके कुछ जिनमें उसे प्रॉब्लम हुई वो सवाल आ गए, तो वो उसके हिसाब से पेपर नहीं हुआ, इसलिए वो थोड़ी टेंस है। भाई उसने मेहनत करी थी, है ना। तो आप उसकी उस भावना का भी सम्मान करो, बट समझाते रहो कि बेटा कोई बात नहीं, अगले एग्जाम की कर ले तैयारी। हो जाता है कई बार हमारी तैयारी के हिसाब से हमारा पेपर नहीं जाता, एक आध बार कह के अब उसे हैंडल अपने आप करने दो। बस आपकी तरफ से उसको ये एश्योरेंस मिल गया कि हाँ मम्मी परेशान नहीं है, वो ठीक है, ओके हैं, अगर 50% भी आएंगे कोई बात नहीं। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, आप ठीक हैं? मैं आपकी एज की हूँ और आपकी ही कास्ट की भी हूँ और मेरठ की हूँ। आओ बहन बातें करें सीरीज में बहुत ही सराहनीय कदम है। मेरा सवाल यह है कि एक पिता जिनके 4 बच्चे, 3 बेटी और 1 बेटा, सभी मैरिड हैं, पिता एक बेटी को 7 करोड़ का एक प्लॉट दे देता है चुपचाप लिखा पढ़ी से, बिना किसी को बताए, और 3 साल तक यह बात किसी को पता न चले। अचानक एक दिन उनकी बहू के कारण यह राज खुल जाता है। तब वह बहन मुझे प्लॉट की बताती है, यह कहकर कि पापा ने मुझे बताने से मना किया था, जबकि हम लगातार संपर्क में रहते थे। ये बात जानकर मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। पिता और बहन के धोखे को मैं भूल नहीं पा रही हूँ, जबकि मैंने अपनी बहन को माफ़ कर दिया क्योंकि मैं रिश्तों को सबसे ऊपर रखती हूँ। पति का कहना है कि उनसे संपर्क मत रखो। मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ज़रूर जवाब दीजिएगा। मेरठ में इतने अमीर कुर्मी हैं कि जिस 7 करोड़ का प्लॉट बाप एक बेटी को दे रहा है। मेरे को तो पहली कॉमेडी है, लेकिन मुझे पहली चीज़ तो यही समझ में आई। बहन कौन हो, इंस्टाग्राम पे कमेंट करना, पता तो लगे, क्या पता हमारी रिश्तेदारी में ही हो तुम कोई, है ना। 7 करोड़, मेरे को तो सुन के ही मजा सा आ रहा भाई। 7 करोड़ का प्लॉट बाप ने बेटी को दे दिया। अच्छा एक तो ये कि इतने सारे भाई बहनों में उस एक बेटी पे इतनी कृपा क्यों करें, और आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। इतने सारे भाई बहन हैं जैसा कि आप बता रहे हो। 4 बच्चे हैं, 3 बेटी हैं, 1 बेटा है, और 1 लड़की को दिया उन्होंने, यानी 2 बेटी और 1 बेटा। उनको भी उतनी परेशानी होनी चाहिए जितनी आपको हुई, पहली चीज़, ठीक। और दूसरी ये कि आपके पापा से आपने बात करी, बहन को तो चलो माफ़ कर दिया, आपके पापा से आपने बात करी कि अगर ऐसा किया तो क्यों किया था। उनसे एक एक्सप्लेनेशन ले लो, वॉट एवर ही गिव्स, वो जो भी उनको लगेगा कि हाँ बताना है नहीं बताना है या कुछ भी। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ देखो पैसा है, माँ बाप ने कमाया, पूरी ज़िंदगी मेहनत करी, अब उनका मन है वो उसका क्या करें, ठीक। अब उस एक लड़की को क्यों दिया, बस आपको ये जानने की इच्छा है और होनी भी चाहिए कि बाकी 3 को नहीं दे रहे, या दे रहे हैं कम दे रहे हैं, लेकिन उस एक को क्यों दिया, बस ये जान लो। अगर वो कारण जस्टिफाई हो जाता है कि हाँ भाई ठीक ही है तो ठीक है ना। और बाकी ये है कि जी वहाँ रखना है, रिश्ता नहीं रखना है, अरे रिश्ते में क्या दिक्कत है। रिश्ता तोड़ने की बात तब आती है अगर वो आपके कोई बॉन्ड तोड़वा के दूसरी बेटी को जमीन दिलवा देते। उनके अपने पैसे थे, उन्होंने हमें नहीं दिए, उन्हें दे दिए, ठीक है, बाप तो है ही, फिर भी तो रिश्ता तो रखे रखो। लेकिन हाँ ये थोड़ा सा कलेश सा तो हो ही जाता, मन में खटास से आ जाती है कि भाई ऐसा क्यों करा। तो बस बात कर लो एक बार, लेकिन रिश्ता तोड़ने वाली बात इसमें कुछ नहीं है। मैम आप बहुत अच्छी हैं, आपकी डेली वीडियो देखती हूँ। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, पति कहते हैं युवा करो ठीक हो जाएगा, मगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, क्या करूँ। युवा नहीं होगा, योगा करो। सुबह अगर जल्दी नहीं उठ पाती हो तो खाने के बाद कम से कम 2 घंटे का गैप हो जाए, किसी भी टाइम आप योगा कर सकते हो, इवन दोपहर में भी। मान लो आपने 10 बजे नाश्ता करा है ना, 12 साढ़े 12 तक आपको भूख लगने लगेगी, बिल्कुल पेट खाली हो जाता है। अब उस टाइम हमें लंच बनाना है, फिर टाइम नहीं है। मान लो आपने 1 बजे लंच करा, फिर 2 3, है ना,
3 बजे के बाद से लेके 5 बजे तक आपका टाइम होता है, तो किसी भी टाइम कर लो, और ज़रूरी नहीं 1 घंटा करो, आप आधा घंटे कर लो, 15 मिनट कर लो। तो ये नहीं है कि सुबह जल्दी उठ के ही होएगा, वो हो सकता है, पर 2 घंटे पहले कोशिश ये रहती है कि हमने कुछ हैवी ना खाया हो। नेक्स्ट, आपका थंबनेल वाला आंसर कौन से टाइम पर होता है? पूरे वीडियो में उसका टाइम आप पिन कर दीजिए मैम, हम डायरेक्ट उस टाइम पर जाकर थंबनेल वाला आंसर देख पाएँ। ऐसा तो बहन मुझे भी कभी याद नहीं रहता, क्योंकि पूरी लगभग इतनी 1 सवा घंटे की वीडियो ना, मुश्किल से इसमें 1 या 2 कट होते हैं, वो भी बीच में कई बार टेक्निकल हो जाते हैं, या कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जिसमें मैं पढ़ ही नहीं पा रही, तो मैं उसकी वजह से ब्रेक लेती हूँ। ठीक है, तो थंबनेल वाला जो है वो मैं थंबनेल दिमाग से बस वो याद रखती हूँ कि इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा हिटिंग क्वेश्चन आया था, तो मैं उसे डाल देती हूँ। बाकी आप समराइज द कमेंट करके देखोगे तो नीचे कमेंट आते हैं, उसके टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिक वाले एआई द्वारा बने हुए आते हैं, आप उससे भी चेक कर सकते हो। लेकिन जब मैं इतनी मेहनत करके 1 डेढ़ घंटे वीडियो बना सकती हूँ, तो आपको तो खाली सुनना ही है, तो आप उसको प्ले करके सुन लो, जब भी आएगा वो आ ही जाएगा। अगर बहू का झुकाव मायके की तरफ ज्यादा हो तो सास और पति को क्या करना चाहिए? थैंक यू। उसे इतना प्यार करो कि वो मायके से ज्यादा आपको करने लगे, इम्पोर्टेंस देने लगे। नेक्स्ट, आप कही थी कि दीदी मैं अपने लड़के की शादी अदर कास्ट में कर दूं क्योंकि उसकी यही मांग है, लेकिन मेरे हस्बैंड और परिवार के लोग बिल्कुल तैयार नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए प्लीज़ दीदी। देखो जी, आपके करने के लिए अगर कुछ होगा तो आप कर लोगी, लेकिन अगर आपकी चलती बिल्कुल नहीं, तो आप यहाँ पे सवाल पूछ के जो हल सुनोगी भी, या आप मैंने कह दिया कि भैया कर लो, क्यों ज़िंदगी ख़राब करनी है, बच्चे को भी समझा दो, मैंने यही कहा था, मुझे क्वेश्चन याद आ गया कि लड़की को भी इसी तरीके से समझाए कि भाई सुनने वाले काम मत करियो। ठीक है, अब लेकिन अब आपकी चली नहीं रही, मान लो डिसीजन जिन्हें लेना है वही लेंगे, हिटलर शासन है, तो फिर आप पढ़ो ही मत बीच में, लड़के से कह दो भाई खुद बात कर ले, मेरी तो कुछ चल नहीं रही। अब लड़का जाने और बाकी परिवार के हिटलर जाने, आप साइड में रहो, दोनों में से जो भी बहू आए आप उसके लिए एक अच्छी सास बनना, बस छोड़ दो उन्हें उनके हाल पे। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड की मेरे और मेरी 2 बेटियों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं हैं, ये बात सबको पता है, बेचारी समझते हैं मुझे, आई डोंट लाइक दिस, प्लीज टेल मी हाउ टू कंडक्ट माई सेल्फ एवरीवेयर, फील एम्बेरेस्ड। ऐसा है, देखो रिलेशन अच्छे हैं नहीं हैं, लेकिन हमें बेचारी समझते हैं क्योंकि शायद हमने सही मौके पे सही जगह पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा नहीं, इसलिए लोग हमें पंचिंग बैग समझते हैं, जिसका जो मन आता है वो हमें कह के चला जाता है। तो जस्ट जो हमने अभी तक नहीं किया वो हमें करने की ज़रूरत है। आगे अगर कुछ भी आपको लगता है कि ये गलत बोल रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, तो थोड़े से मुखर होकर बोलो, जवाब देना शुरू करो। 1-2 बार जब जवाब आएगा सन्न से रह जाएंगे, धीरे धीरे आपका हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि बदतमीजी का लेवल ना जाए, टेक्निकली राइट रहते हुए जवाब देना स्टार्ट कर दो, तो अपने आप धीरे धीरे स्थिति बदलेगी। एक दिन में तो देखो कुछ नहीं बदलता, लेकिन बदलेगा। बहुत सारे ऐसे किस्से आपको मिल जाएंगे जो उन्होंने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी चुप रह के बिता दी, लेकिन बाद में फिर बोलना शुरू करा। पर होता क्या है कि जिसे बहुत ज़्यादा दबाते हैं ना, वो फिर बस्ट आउट की तरह निकलता है, वो गड़बड़ हो जाती है कि एक टाइम तक तो उन्होंने इतना सुना जितना नहीं सुनना चाहिए था, और फिर जब फटी तो वो एकदम ऐसी फटके पड़ी कि फिर उन्होंने सारे मर्यादाएं लांग दी। फिर उन्होंने अपने सारे 16-17 साल के किए कराए पे ऐसा पानी फेरा कि अब लोगों को लगता है कि भाई वो असली थी या ये असली है। तो उतना चांडाल रूप नहीं ले लेना है हमें एकदम से, लेकिन बोलना स्टार्ट कर दो। जो अभी तक जवाब नहीं देते थे, जवाब देने स्टार्ट कर दो अपनी गरिमा में रहते हुए, तो धीरे धीरे आपकी स्थिति बदल जाती है। फिर नेक्स्ट, मैम मैंने यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की पढ़ाई की है, 12th में मैंने मैथ्स ली थी, आगे बीएससी करना चाहती थी, मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट था, पर मेरी मदर ने मुझे बीकॉम करवाया क्योंकि मेरी मदर इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाई। पर अब प्रॉब्लम यह है, मेरी बेटी 6th क्लास में है, वो मैथ्स में वीक है, तो क्या मैं यूट्यूब की हेल्प से उसको करवा सकती हूँ? भैया यूट्यूब पर सब कुछ है, समुंदर है यूट्यूब। अगर आप 6 के लिए मैथ के ट्यूशन क्लासेस भी देखोगी ना, तो वो भी आपको ढूंढने से मिल ही जाएंगे कुछ ना कुछ, मुझे पूरा यकीन है। और नहीं तो आपका मैथ अच्छा था, तो 6 की लड़की है आपकी, तो आप भी करा सकते हो उसको। नेक्स्ट, मैम मेरी ननद ने एक बार मेरे हस्बैंड को टूर के पैसे दिए, जबकि मेरी सास को मेरे हस्बैंड का टूर पर जाना पसंद नहीं है। ये बात जब पता चली, जब उसके नाम का घर पर बहुत लड़ाई हुई, उसको मेरी सास ने कुछ नहीं बोली, मेरी ननद ने मेरे सास के डबल पैसे दिए, जा तू भी घूमा। और जब मेरी सास ने मेरे साथ बोलती है ना, मेरे बच्चे के साथ मेरे हाथ की चाय नहीं पीती। दूसरी ननद माँ का मूड ठीक करने के लिए कहीं कहीं रिलेटिव को ले जाती है, मेरा मन नहीं करता, बहुत टोंट मारती है मेरे को, मेरे हबी को। मैम मैं क्या करूँ? आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है,
इन बावलों को आपस में उलझे रहने दो। नंद भी ऐसी, सास भी ऐसी, आपके पति जा रहे हैं घूमने, ये पता नहीं क्या टंटे कर रही हैं, बहन पैसे दे रही है, माँ टोंट कर रही है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक कि भाई ये क्रैक फैमिली है, इनको इनके हाल पे छोड़ दो, आप अपना बनाओ खाओ मस्त रहो। लिटरली यही करो बस, इनके बीच में पड़ो मत कि ये क्या गा रहे हैं गाने। नेक्स्ट, हेलो मैम, सॉरी क्वेश्चन लंबा। मेरा क्वेश्चन है कि मेरी नंद भाई दूज के दिन शाम को 7 बजे कॉल करके कहती है टीका लगाने आ जाओ। तो मैंने बोला दीदी मेरा फास्ट है, मैं नहीं आऊँगी, इनको ही भेज दूँगी, मेरा खाना है। मैंने खाना भी बना लिया, जल्दी उपवास की वजह से। वो कहती हैं देख लेना अपने हिसाब से। मेरे हस्बैंड 9 बजे तक गए तो कहती हैं सबको क्यों नहीं लाया। तो उन्होंने कहा इतना लेट बोला तो कैसे आती, इतनी जल्दी। तो उन्होंने बस टीका ही लगाया, पानी भी नहीं पूछा हस्बैंड को। मैंने कॉल किया तो कहती हैं मैं कभी भी बोलूँ तुम्हारे काम है आने को, वो भी टाइम से। तो मैंने बोला हम किसी के कंट्रोल में नहीं हैं, जब टाइम मिलेगा तभी आएंगे ना। और भी उन्होंने बहुत कुछ सुनाया, फिर मैंने भी उनकी धूम तनाना कर दिया। मैंने ठीक किया, प्लीज़ रिप्लाई। जी आपने ठीक किया, गलती उनकी ही थी इस प्रकरण में। नेक्स्ट, दी मुझे पाइल्स की बीमारी है, मैं अभी अनमैरिड हूँ, क्या मुझे मैरिज से पहले अपने हस्बैंड को बताना चाहिए? मुझे बहुत टेंशन है। इलाज हो सकता है इसका यार, ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि आपको शादी से पहले बताना चाहिए। इतने शादी होए उससे पहले उसका इलाज करा के ठीक रहो, हो जाओ। और दूसरा, जिन रीजंस की वजह से होती है उनको थोड़ा सा अवॉइड करो ताकि ये रिपीट ना हो। लेकिन हाँ, बताना चाहो कि भाई है ऐसी परेशानी तो बता तो दो ही, अब लाइफ पार्टनर है। नेक्स्ट, मैम मेरे मन में कुछ लोगों के लिए नफरत है और मैं लोगों की बातों से जल्दी ट्रिगर हो जाती हूँ। मेरे मन में नफरत पैदा हो जाती है जिससे मेरे माइंडसेट खराब हो गया है। समझ नहीं आ रहा कैसे मन हल्का करूँ, और अगर वो लोग सामने दिख जाएं तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती हूँ। चाहती तो हूँ बना लूँ, पर सोचती थी कि जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं क्यों शुरुआत करूँ। सामने वाले को भी एहसास होना चाहिए, जो नफरत वाला इमोशन है वो हावी हो जाता है मन पर। मैं कैसे डील करूँ इस चीज़ से, प्लीज़ रिप्लाई करें। और ये यहाँ भी मैंने कैसे आगे किसी के साथ बात बिगड़ने पर कैसे उसे अपने माइंड पर ज़्यादा हावी ना होने दूँ, प्लीज़ रिप्लाई। मेरा सर में दर्द रहता है इन्हीं बातों को लेकर, प्लीज़ रिप्लाई करें। आई फील स्टक। देखो, नफरत ना बहुत बड़ा वर्ड है, किसी से भी नहीं करनी चाहिए जब तक कोई बहुत बड़ा ही ऐसा कुछ ना हो। जो ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी, तो जिनकी मुझे लग रहा है कि इस प्रकरण में गलती उनकी है, उनके लिए भी नफरत शब्द बहुत बड़ा है। एक चिढ़ होती है, एक इरिटेशन होती है, एक ये होता है कि दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा, वो एक अलग चीज़ है। नफरत, नफरत बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप ऑलरेडी इतना हैवी वर्ड अपने दिमाग में लेके चल रहे हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली भारी होएगा। दूसरी चीज़ कि जब वो सामने आते हैं आपका दिमाग भारी हो जाता है, आपको लगता है कि आप बोल लो, लेकिन फिर आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है। ठीक है, आप इस सब में ध्यान दो कि परेशान कौन हो रहा है। आपको पता है वो क्या सोच रहे हैं, या आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, आपको कोई कंफर्मेशन है? नहीं, आप लगी भी हो उधेड़-बुन में। उससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, अगर दिमाग में ये चीज़ें आ रही है ना कि मैं बोल लूँ, बोल लो जाके। ये मत सोचो मेरी गलती नहीं है। इसी को तो कहते, मतलब हमने मान लीजिए कोई बात खराब हुई, झगड़ा हो गया, बोलचाल बंद कर दी, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब वो अपने में लगे हुए हैं, हम अपने में लगे हुए हैं, हमारी लाइफ चल रही है, लेकिन अब हमारे दिमाग में वो है। यकीन मानो जिस दिन आप बोल लोगे ऊपर ऊपर से सब कुछ है ना, वो दिमाग से आपका जो बोझ है ना वो उतर जाएगा। फिर आपको ना तो टर्न्स रखना है, ना आपके दिमाग में बोझ है। आप उनसे फॉर्मली बोल लिए, एक कनेक्शन शुरू हो गया, हाँ मैं उनसे बात करती हूँ, बात ख़त्म हो जाती है वहीं पर। इतना हल्का फील होगा आपको, ठीक। और दूसरी चीज़, ज़्यादा चीज़ों को पर्सनली ना लो, ठीक है। जितना आप सोच रहे हो ना, ज़िंदगी उतनी सीरियसली नहीं ले रही किसी को भी। सबकी लाइफ में टंटे भरे पड़े हैं, सबकी लाइफ में लोग ऐसे भरे पड़े हैं। एक पॉजिटिव है तो उसके सामने 9 नेगेटिव है। कोई किसी को देख के खुश नहीं है, कोई किसी की उन्नति देख के चैन से नहीं बैठ रहा। सब जगह यही है, तो उसे डील करना है। ऐसे ही लोगों के बीच में हमें जीवन जीना है, अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन रखनी है, यही जीवन है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा सीरियस ना लो किसी भी बात को। हो गई ठीक है, थोड़ी देर सुन ली, आगे बढ़ो। नहीं बढ़ा जा रहा, राड़ काटो उस चीज़ की, या तो पूरा ख़त्म करके। अगर पूरा ख़त्म करके आने के बाद भी आपके दिमाग में वो बंदा साथ जा रहा है तो फिर पूरा ख़त्म नहीं करके उस बात को ख़त्म करो, फिर जाओ साथ में। रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन दिमाग में वजन मत रखो। बस ये मेक श्योर करो कि मेरे साथ ये बाद में मैं खाली बैठी हूँ तो मैं इनके बारे में ना सोचूं,
बस ऐसे मौके पर लाके छोड़ो रिश्ते को। नेक्स्ट, रियली अप्रिशिएबल जॉब यू मस्ट बी अवॉर्डेड विद भारत रत्न। एक बात शेयर करूं, हस्बैंड के ड्रामे चल रहे हैं 2-3 हफ्तों से। जोश में 1 हफ्ते के कपड़े एक साथ धो दिए, सारा दिन रेडियो चालू, कपड़े अच्छे साफ हो गए, सत्यानाश कर दिया था। आई वॉज जस्ट काम। पहले पूछती रहती थी ये धोने हैं, अलग से धोया करती ही नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये स्टेन है, फिर से वॉश किया, सीधे धूप में सुखाया एंड इट वॉज ओके। अब मैं बिल्कुल चुप, 2 बार अलग से खुद धो दिया। आई गेव नो रिएक्शन। मैले कपड़े उठाए भी नहीं, अब अपने आप अलमीरा की एक तरफ इकट्ठे करते हैं। पर हिज बॉडी लैंग्वेज इज लाइक पंगा ले लिया, कोई असर नहीं हुआ। इट वॉज ड्रामेटिकली स्टार्टेड टू मेक मी फील गिल्टी एंड हिज ईगो वॉज टू सेटिस्फाई एंड फॉर फन टॉर्चरिंग मी। वेरी मच क्लियर कि मैंने कभी मना नहीं किया। विदाउट एनी डिस्कशन यू स्टार्टेड अप टू थैंक्स मैम। अपनी प्रॉब्लम से ओवर थिंकिंग में फंसने वाला फेस गॉन। वेरी गुड। नेक्स्ट, मैम इन्वेस्टमेंट के वे शेयर करें जिसमें रिस्क कम हो एंड आप किसे प्रेफर करते हैं। देखो, रिस्क कम वाली चीज़ें तो वही है कि भाई एफडी है या ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जितना कम रिस्क होता है उतना रिटर्न कम मिलता है, ये तो आपको बेसिक सी पता ही होगी। दूसरी चीज़ ये है, देखो जो एसआईपी वगैरह में लोग कहते हैं कि डूब गया डूब गया डूब गया, एसआईपी कभी भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं होती। एसआईपी में अगर आप लंबे टाइम चलोगे, लंबा टाइम मतलब 15 से 20 साल, तो वो आपको रिटर्न दे के जाएगी ही जाएगी, है ना। तो अगर अच्छा रिटर्न चाहिए तो आप वहाँ जाओ। बाकी रिस्क फैक्टर से बचना है तो सिंपल है कि उतने पैसे उसमें डालो जितने आप डाल के भूल सको। ये नहीं कि सारे डाल दिए फिर पैसे नहीं है, अब वो पैसे कम हो गए, आपका दिमाग ख़राब हुआ पड़ा। बाकी सबसे सेफ तो वही है कि भैया एफडी कर लो। और दूसरी चीज़ क्या, गोल्ड बॉन्ड ले सकते हो, है ना, उसमें भी पैसे बढ़ते भी हैं, सिक्योर भी हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक चीज़ में इन्वेस्ट मत करो, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करो। अगर ज़मीन वगैरह लेनी है तो हमेशा अप्रूव्ड में लो, लोन लेके लो ताकि बैंक कागज़ वगैरह चेक कर दे। तो बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड्स ऑन कि आपकी कितनी अर्निंग है, कितनी सेविंग है। नेक्स्ट, मैम आपने बोला था कि ज़्यादा मार्क्स की तैयारी करो ताकि आगे 1 नंबर, तो क्या ज़्यादा नंबर से भी ना रहे एग्ज़ाम। मैं वो तो सही कहा आपने, बट मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि हस्बैंड को पुरानी बुरी यादों से कैसे निकालूं। अब तो वो ऐसे हो गए हैं कि सबसे चिढ़ के बोलते हैं, वो अपने बचपन की बातों को भूल नहीं पा रहे। जॉब से रिलेटेड वाली भी, मैम आप कुछ ऐसा बताना जो मैं उन्हें सुनाऊं और वो थोड़े हैप्पी हों। वो काफ़ी समझदार हैं, बिल्कुल आपकी तरह, बस ये चीज़ नहीं भूल पाते। प्लीज़ मैम, पॉजिटिव रखना है उनको। तो जो इस टाइम चल रहा है ना टाइम, उसमें कुछ अच्छा ढूंढो, है ना। अब कोई बड़ा त्योहार या कुछ ये सब ज़रूरी नहीं होता, जो डेली की आपकी लाइफ है उसको ही इतना इंजॉयबल बनाओ। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी, अब आप मेरे ब्लॉग में देखते हो सबके फेस्टिवल आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन मैंने अभी भी देखा है बीइंग अ व्लॉगर, तब भी मैं केवल इसलिए फन मोमेंट्स हमारी फैमिली में क्रिएट नहीं होते कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, ये उससे पहले भी थे। और म्यूट होके वॉइस ओवर में आपको मैं बताऊँ, जितना हम लोग मस्ती करते हैं उसका 20% मिलता होगा, है ना। जैसे मैं अपने बच्चों के साथ जो कर रही हूँ, या फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ जो मस्ती कर रही हूँ, या हम जो घर में लेट लेट के सोफों पे हंस रहे हैं, और भी आ जाते हैं जब प्रियंका पुनीत, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि यार ठीक है, मतलब मुझे एक लिमिट में ही, एक डिसेंट वे में जितना दिखाना उतना मैं दिखा दिया। तो आपकी जो डेली लाइफ होती है उसको इतना इंजॉयबल बनाओ, इतना उसको क्या ना, प्लेजेंट बनाओ कि भाई रोज रोज बड़ी खुशियां नहीं आती। तो ये जो डेली की छोटी छोटी खुशियां हैं ना, इनको ही आपको इम्प्रूव कर लेना होता है। तो आपका रूटीन ही आपको बढ़िया लगने लगता है, कुछ नया हो ना हो, है ना। तो जो आपकी डेली की लाइफ है, डेली जो आप खाना बना रहे हो या जो भी आप कर रहे हो, अपने हस्बैंड के साथ जो आपकी बातें हो रही हैं, साथ में आप कुकिंग कर लो, कुछ भी है, उनको जो चीज़ें कभी पसंद आती थी, जिन चीज़ों को लेके वो खुश होते थे, है ना, उस तरीके का कोई म्यूजिक उनको पसंद है, वो म्यूजिक आप बजा लो, घर में डांस शुरू कर दो। कितनी बार आपने रील नहीं देखी कि हस्बैंड आ रहा था, आ रहा ऑफिस से, लेकिन बीवी एकदम, बीवी और बच्चे उसके इतना जोर का, उसका फेवरेट गाना चला के डांस कर रहे हैं, थोड़ी देर तो वो हंसता है, फिर वो भी उनके साथ शुरू हो जाता है। तो इट सिंपल सी बात है, कोई दुखी है ना, आप उसके साथ कहोगे ना हाँ भाई ठीक है, सही है, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, वो और दुखी होएगा। उसको बोलो हाँ हाँ यार बुरा बुरा तो हुआ, लेकिन चल चल ये करते हैं ये करते हैं। तो आप अगर खुद इतने एनर्जी के पावर सोर्स बन जाओ ना, आपके साथ रह के कोई दुखी रह ही नहीं सकता। ये बनना है आपको। अब थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप अपनी परेशानियों में उलझे हो, लेकिन अगर आपको अपने पति को ट्रैक पे लाना है तो ये है कि उनके
खुश करने के लिए आपको पहले अपने अंदर इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी भरनी होगी कि वो ऑटोमेटिकली अपनी रूटीन लाइफ एंजॉय करने लगे। जब वो प्रेजेंट में एंजॉय करने लगेंगे, धीरे धीरे अपने आप पास्ट की बातें भूल जाएंगे। सडनली उनको रियलाइज होगा कि यार अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो लंबा प्रोसेस है लेकिन हो जाएगा, और हमेशा के लिए आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा उसके बाद, कि आपको खुश रहने की एक आदत हो जाती है, तो आप खुश ही रहोगे। जो आपके साथ रहेगा वो भी फिर खुश रहेगा कि भाई इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा यार, ये तो अपनी मस्ती में रहती है। तो सेम चीज़ मैं बन चुकी कि मैं जहाँ हूँ वहाँ पे मैं दांत फटवाती रहूँगी, लोगों के हंसती रहूँगी, हंसवाती रहूँगी, तफरी चलती रहेगी कंटिन्यूअस। तो वो एक वो रहता है कि हाँ भाभी की एक एनर्जी है ऐसी, वो एनर्जी आपको अपने अंदर क्रिएट करनी है कि रूटीन लाइफ को इतना मज़ेदार बना लो कि कोई आदमी दुखी रह ही ना पाए। ये है। ठीक, तो एपिसोड 177 के सारे सवाल पढ़े हैं मैंने, एक भी नहीं छोड़ा है। अब इसके बाद अगर कोई कमेंट कर रहा है वीडियो शूट होने के बाद तो उनका छूटेगा, आई एम सॉरी अभी से एडवांस में अगर किसी का छूटता है, क्योंकि आज 3 कमेंट है कि आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। ठीक है, तो मैं पर्पजली किसी का कमेंट नहीं छोड़ रही हूँ, पूरी कोशिश रहती है कि मैं सबके कमेंट पढ़ूँ, एक एक और जवाब भी दे दूँ। तो यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो रहा है। किसी के काम का लग रहे हो कोई भी बात, वहीं से क्लिप करके शेयर कर देना उसको, उसकी भी हेल्प हो जाएगी, पुण्य आपको लगेगा। ठीक, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल जो है वो प्रेस कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।